हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई फीस या फिर कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता एक या दो चैप्टर्स वगैरह को पढ़ने के बाद में बचा हुआ कोर्स एक्सेस करने के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों तक सारा का सारा जो क्वालिटी कंटेंट है एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बल्कि आप लोग अपनी लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी जो है दे सकते हैं। तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था हिस्ट्री क्लास 12 उसकी सेकेंड बुक और उसका चैप्टर थीम नंबर 8 कह लीजिए, चैप्टर नंबर 8 कह लीजिए, पीजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट। इसमें हम लोगों ने ये देखना शुरू किया था कि आपका जो मिडिवियल टाइम पीरियड था, मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में किसानों की, ज़मींदारों की और उस वक्त का जो स्टेट हुआ करता था, आपका जो प्रशासन था, टू बी स्पेसिफिक मुगल एम्पायर की बात कर लेते हैं, इनके बीच में किस तरीके के कोरिलेशनशिप्स थे। फिर हमने ये देखा था कि सोसाइटी वगैरह किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी, एग्रीकल्चर किस तरह से होता था एंड क्या प्रॉब्लम्स वगैरह एग्रीकल्चर में फेस की जाती थी, फिर किस तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते थे एंड मोस्टली 16-17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में किस तरीके के मेजर दूसरे क्रॉप्स वगैरह जो हैं इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखकर ख़त्म करी थी। आज का जो सेशन रहेगा हम लोग उसी के आगे से अपना डिस्कशन को बढ़ाएंगे और जो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है द विलेज कम्युनिटी। इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि हिंदुस्तान जो प्राइमरीली एक एग्रेरियन सोसाइटी था, यानी कि एक कृषि प्रधान देश था जहां पर 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन लगभग एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी। तो इन लोगों की अब, और इसका जो प्राइम आपका जो फैक्टर था या जो प्राइम सोर्स था जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही थी वो थे आपके गांव। तो गांव में जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक जो समरसता थी वो किस तरीके से थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी किस तरह से आपका ऑर्गेनाइज थी, उसमें क्या डिविजन्स थे, किस तरीके की आपकी उसमें इंटरडिपेंडेंस था, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। फिर उसके बाद में फिर ये कि स्टेट इनके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल रखता था, स्टेट का फिर इनमें कितना अमल दखल था, ये सारी चीज़ें हम लोग आज का जो सेशन रहने वाला है इसमें देखेंगे। सो इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा था, जो भी आपके ग्रामीण भारत में जो भी आपकी कृषि की एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी, पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में अगर कोई एक एलिमेंट या फिर कोई एक आप कह सकते हैं इन पर्सन व्यक्ति इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था तो वो था आपका किसान। ठीक है जी। इन द प्रीवियसली डिस्कस्ड अकाउंट मेक्स इट्स क्लियर दैट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन्वॉल्व इंटेंसिव पार्टिसिपेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द पीजेंट्री। आपका जो किसान था उसका एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन और लगातार वो जो इनिशिएटिव लेता था हर आपके सीजन टू सीजन में जो वो काम कर रहा था, उसके बेसिस पर आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता था। अगर किसान अपनी तरफ से जो अपने परिश्रम में कमी कर दे तो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आ जाती थी या फिर वो जिस लेवल तक होना चाहिए था उस लेवल तक फिर वो नहीं होता था। अपन लोगों ने ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में कर रखी थी कि पूरा जो आपका ग्रामीण भारत था उसमें 2-3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पहला आपके किसान हो गए, दूसरे आपके जमींदार हो गए और तीसरा आपका स्टेट हो गया, स्टेट या फिर आपका प्रशासन शासन हो गया। तो इसमें भी अब किसान जो है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था पूरे के पूरे आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की एक्टिविटी में। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में इस बात को देखा था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली डिपेंड करता है किसानों के पार्टिसिपेशन पर, और वो हर सीजन टू सीजन जो अपना इनिशिएटिव लेते हैं उसके ऊपर। जो फसलों के पहले बुआई का काम होता है, ज़मीन साफ करना होती है, खेतों को जोतना होता है, जो एक्सटेंसिव आपका मेहनत करनी है, जो एफर्ट डालना है, जो एक्शन देना है, जो क्रिया करनी है, उसके लिए आपको किसानों की ज़रूरत पड़ती थी। अब एक सवाल ये उठता है कि, और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि किसानों की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर किसान बहुत ख़राब हालत में था, बट किसानों की स्थिति ठीक नहीं थी, ये बात भी हम लोगों ने देखी। हमने ये देखा था कि मुश्किल से ही ऐसे आपके पास में गिने चुने किसान होते थे जिनके पास में 2 हल होते थे या फिर 1 जोड़ी बैल होता था। अब ऐसी परिस्थिति में एक तरफ आप जानते हो कि किसानों के बिना आपका काम चलना नहीं, दूसरी तरफ किसानों की स्थिति यह है कि मैक्स टू मैक्स 1 जोड़ी बैल किसी के पास मिल जाए तो मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, और 2 हल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की परिस्थिति में इनके बिना काम नहीं चलना और इनकी परिस्थिति ऐसी है। ऐसी कंडीशन में किसानों का आपके जमींदारों के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप था या किसानों का आपका स्टेट के साथ में क्या रिलेशनशिप था, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यही बात सेकंड लाइन में लिखी है कि हाउ डज दिस अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीरियन रिलेशंस इन द मुगल सोसाइटी। एक जगह किसानों के बिना काम नहीं चल रहा और दूसरी जगह दिख रहा है कि किसान बस हैंड टू माउथ जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। सबकी हालत ऐसी नहीं होगी मगर फिर भी बड़े मात्रा में किसानों की स्थिति ऐसी थी। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में अब आपका जो एग्रेरियन रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स थे वो किस तरीके से अफेक्ट होते थे, किस तरीके से शेप होते थे मुगल सोसाइटी में, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसी का जवाब जो है हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे, और इसका जवाब तलाशने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एग्रेरियन सोसाइटी जो है या फिर आपकी जो रूरल सोसाइटी है उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो टू फाइंड आउट लेट अस लुक एट द सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड एट देयर रिलेशनशिप्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो अब अपने को इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किसानों के बिना काम नहीं चल रहा, उसके बाद भी किसानों की परिस्थिति बस जैसे तैसे ठीक ठाक है कि किसी तरीके से कट रही है, और उसके बेसिस पर फिर अब किसानों की ये परिस्थिति के बेसिस पर उनका क्या रिलेशनशिप था एग्रेरियन सोसाइटी में, किस तरीके से रिलेशनशिप अफेक्ट होते थे, उनका और जमींदारों के बीच में क्या रिश्ता था, उनका और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप था, ये सारी चीजें पढ़ने में अपने को एक इंटरेस्टिंग सवाल जो है ये निकल कर आता है। इसका जवाब तलाशने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जवाब तलाशने के लिए हम लोग एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में जो जो सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। स्पेसिफिकली बोला जाए तो किसानों का के बीच में हमको क्या हायरार्की देखने के लिए मिलती हैं और किस तरीके से कास्ट सिस्टम का असर इसके ऊपर पड़ता था, वो सारी बातें करेंगे। जमींदारों का क्या रोल था वो देखेंगे, और स्टेट का क्या रोल था वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में जो लोग लगे हुए हैं उसके बारे में हमको बातचीत करनी है। अब इनका जो रिलेशनशिप था आपस में वो किस तरीके से था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके बीच में कन्फ्लिक्ट किस तरह से बनते थे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि जितने भी अकाउंट्स आपको मिलते हैं आईने अकबरी के अलावा जो भी आपके पास में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं मुगलों के टाइम के, उसमें एक बात निकल कर आती है, बार बार आपको एक जिक्र मिलता है या तो किसानों की और जमींदारों की लड़ाइयां हो जाती थी और उनके कन्फ्लिक्ट बन जाते थे, या फिर किसान जो है वो स्टेट के खिलाफ कई जगहों पर खड़े हो जाते थे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आईने अकबरी में लिखा हुआ है या अबुल फजल लिख रहा है कि भैया सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ मत खड़े होना, मुगल अंपायर बहुत माइटी है, आपकी जो रिवोल्ट है या फिर अगर आपने कोई हरकत करी तो वो फेल होगी ही होगी और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये होने के बाद में भी किसान और आपके जो जमींदार हैं उनके बीच में लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या किसान कई बार आपका प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाते थे या जमींदार भी कई बार प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाते थे। तो ये जो सवाल है अपना कि किस तरीके से एग्रेरियन सोसाइटी स्ट्रक्चर जो था उसमें रिलेशनशिप पर असर पड़ता था मुगल टाइम पीरियड में, इसका जवाब तलाशने के लिए जब हम लोग एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में लगे हुए ग्रुप्स को के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट किस तरीके से बन रहे थे वो पढ़ना जरूरी हो जाता है। इस चीज को अगर हम लोग इफेक्टिवली समझ पाए तो फिर हमारे को इस सवाल का जो जवाब है वो ज्यादा अच्छे से मिल पाएगा। तो चलें अब इसका जो जवाब है या फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग तलाशने की कोशिश यहां पे करेंगे। We have seen that peasants held their lands in individual ownership. At the same time, they belong to a collective village community as far as many aspects of their social existence are concerned. There were three constituents of this community: the cultivators, the panchayats, and the village headmen. दैट इज मुकद्दम और मंडल। तो अपन लोगों ने एक बात तो देख रखी थी कि जो किसान थे वो जमीन को कैसे हेल्ड करते थे, इंडिविजुअल ओनरशिप वगैरह उनके पास में हुआ करती थी। वी हैव सीन दैट पीजेंट्स हेल्ड देयर लैंड्स इन इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब ये कि जमीन किसी के एक व्यक्ति के पास में होती थी और वो और उसका पूरा का पूरा परिवार उसे जोतता था। जनरली आपको साझा में जमीन नहीं मिलती थी कि 4-5 लोग एक साथ जो है आपका जमीन के ऊपर क्लेम करेंगे। जैसे आदिवासियों में होता है कि जो भी उनका इलाका या जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरे कबीले की प्रॉपर्टी है, उन कबीले का सरदार या फिर कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी जमीन है या फिर ये मेरी प्रॉपर्टी है। मगर इसका उल्टा अपने यहां पर अब जो दूसरे इलाके हैं जहां पर 4 वर्णों की व्यवस्था चलती है वहां पर क्या कहानी है, यहां पर कम से कम मुगल टाइम पीरियड में आपको ये पता चलता है कि किसानों की जमीन के ऊपर ओनरशिप कैसी थी, इंडिविजुअल ओनरशिप है, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो है उस जमीन का स्वामी है या फिर उस जमीन का भूस्वामी हुआ करता था और उसका फिर परिवार या फिर वो सारे लोग जो थे वो कल्टीवेशन में लगे थे। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी जमीन जिसको आप जोत रहे हो उसके मालिक आप ही हो, अगर मालिक हो तो फिर उसके मालिक सिर्फ आप ही हो, इसके अलावा कोई और उसमें आपके साथ मालिकाना हक शेयर नहीं करेगा। इन स्पाइट ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप अगर आप देखोगे तो किसान जो थे, अगर विलेज की कम्युनिटी में बात की जाए तो वो कलेक्टिवली बिलोंग करते थे आपका विलेज की कम्युनिटी को, यानी कि आप सारे एक अकेले किसानों की बात करोगे और उनके पास अपनी जमीन है तो वो अपनी अपनी जमीनों के मालिक हैं। मगर जिस गांव में ये जमीनें हैं अगर उस पूरे गांव की बात करोगे तो ये सारे के सारे गांव, ये सारे के सारे किसान क्या हैं, इस गांव की जो विलेज कम्युनिटी है इसका हिस्सा है। और कई सारे एस्पेक्ट्स की बात कर ली जाए उनके सोशल एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, तो वो सोशल एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो विलेज कम्युनिटी का हिस्सा होने पर डिपेंड करते थे। यानी कि अपनी खेत जब तक आप जोत रहे हो, जब तक जमीन की बात आएगी तब तक आप उसके खुद के तब तक आप उसके मालिक हो, वो जमीन जो आपकी है और सारी चीजें। मगर जब गांव की बात आएगी तो फिर आप उस गांव का कलेक्टिवली एक पार्ट हो और उसके बेसिस पर फिर आप उस समाज का भी हिस्सा हो और उसके बेसिस पर फिर आपका सोशल एग्जिस्टेंस किस तरीके से रहने वाला है, आपका कंडक्ट किस तरह से रहने वाला है वो डिपेंड करता था।
अगर आप बेसिकली देखोगे तो गांव में जो विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था मुगल टाइम पीरियड में। अब ये मैं आपका जो कास्ट डिफरेंसेस हैं या फिर आपका जो वो वर्ण व्यवस्था है उसके बेसिस पर नहीं बता रहा हूं, ये इकोनॉमिकल ऑक्यूपेशन के बेसिस पर या फिर आप जिस तरीके की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में लगे उसके बेसिस पर ये 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो प्राइमरीली अगर आप विलेज कम्युनिटी की बात करोगे तो विलेज कम्युनिटी के 3 हिस्से हुआ करते थे। पहले होते थे आपके किसान, जिनको आप कल्टीवेटर्स भी बोल सकते हो, दूसरे होते थे आपके पंचायत, और तीसरा होता था विलेज हेडमैन, जिसको गांव का प्रधान बोला जाता है आज की तारीख में, मगर उस टाइम पे मुकद्दम या फिर मंडल बोला जाता था। बंगाल के काफी सारे इलाकों में आज भी जो है ये मंडल जो है सरनेम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्राइमरीली जो है आपको विलेज में 3 कम्युनिटी, आपको 3 कम्युनिटीज देखने को मिलती थी, या पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी में सब क्लासिफिकेशन आप करोगे तो उसके 3 पार्ट हुआ करते थे। पहला कौन था? कल्टीवेटर हुआ करता था, जिसमें किसान आ जाता है, साथ ही साथ आप इसमें जमींदारों को भी गिन सकते हो। दूसरे, मगर प्राइमरीली अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो बड़ी मात्रा में इसमें आपको किसान देखने को मिलेंगे। दूसरा कौन आता है? पंचायत आ जाती है, और तीसरे कौन आ जाते हैं? आपका विलेज हेडमैन, गांव का मुखिया है, जिसको उस वक्त में मुकद्दम या फिर मंडल बोला जाता था। इसके लिए हिंदी में एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गांव का प्रधान। प्रधानी की इनफैक्ट आजकल इलेक्शंस भी होते हैं, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है विलेज की आपके क्लासिफिकेशन की का आपका, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ करता था। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो है कास्ट एंड द रूरल माइलियू। इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि कास्ट के बेसिस पे किस तरीके से जो है डिफरेंशिएशन था, और ये सारी कास्टेस का, ये जो कास्ट है इनके बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन था, उसके बाद में भी अल्टीमेटली इन सबको आपस में आके गांव में किस तरीके से साथ में रहना पड़ता था और किस तरीके से कोएग्जिस्ट करते हुए अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना पड़ती थी, वो अपना ये नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसको अपने को कास्ट एंड द रूरल माइलियू में पढ़ना है। तो ये बात तो खैर थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कास्ट जो है वो प्रिवेलेंट इस वक्त में हुआ करती थी, और उस कास्ट के प्रिवेलेंट होने के कारण डीप इनइक्वालिटीज जो थी कास्ट के बेसिस पर आपको देखने को मिलती थी। तो वही बात यहाँ लिखी है, डिस्टिंक्शन डीप इनइक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड अदर कास्ट लाइक डिस्टिंक्शंस मीन्ड दैट द कल्टीवेटर्स वर अ हाईली हेट्रोजेनस ग्रुप। यानी कि ऐसा नहीं था कि अब सारे के सारे कल्टीवेटर किसानी में लगे हुए तो सबके सब एक जैसे हैं और एक बराबर हैं। लगभग सारे किसानों की स्थिति एक जैसी है, किसी के पास 2 एकड़ ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ कम ज़मीन है। खेती किसानी करने का तरीका भी वही है, कुछ ज़मीन पे अगर आपका मालिकाना हक है तो आप और आपका परिवार लगा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि उस ज़माने में किसी एक के पास में ट्रैक्टर है और बाकी सारे लोग आपका हलों से जोत रहे हैं। या तो आपके पास में हल है या फिर नहीं है, और अगर या फिर आपके पास बैल है या नहीं है। बैल या हल हैं भी तो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो इंडिविजुअल लेबर आपको सबको देना पड़ रहा है। अब आप किसी भी कास्ट के हो, मगर आप कल्टीवेशन अगर करते थे तो ये मेहनत आपको सबको बराबर करनी चाहिए, करनी पड़ रही थी या फिर बराबर करनी पड़ती थी। यानी कि कायदे से देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपको इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्क नहीं दिखता था, मगर कास्ट यहां पर भी रोल अदा करती थी। कायदे से अगर इसको ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगेगा कि सारा का सारा किसान एक पर्टिकुलर ग्रुप है, मगर ऐसा था नहीं। था ये कि कास्ट के बेसिस पर आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी, और कास्ट की तरह दूसरे भी जो डिस्टिंक्शंस हुआ करते थे उसके बेसिस पर भी आपको कल्टीवेटर्स में या किसानों में इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी। मतलब ये, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप एक ही जैसा काम कर रहे हो, आप एक ही जैसी एक्टिविटी कर रहे हो, आप उतनी ही मेहनत और उतना ही श्रम अपने अपने खेतों में कर रहे हो, मगर उसके और इस बेसिस पर अगर देखा जाए प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके सब एक ही ग्रुप में आ जाते हो, मगर उसके बाद में भी आप में हेट्रोजेनिसिटी थी, आप में डिफरेंशिएशन या फिर इंडिविजुअलिटी आपको देखने को मिलती थी, आपको फर्क समझ में आता था। अमॉन्ग दोज हु टाइल्ड द लैंड देयर वाज अ साइजेबल नंबर हु वर्कड एज मिनियल और एग्रीकल्चरल लेबर्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है कि वो सारे लोग अब जो जमीन जोत रहे हैं, जो इसके ऊपर श्रम वगैरह कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा नंबर उन लोगों का भी आ जाता था जिनके पास अपना खुद का जो है अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी, और वो दूसरों की जमीनों पर जा जाकर एग्रीकल्चरल लेबरर्स के तौर पर या मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। इनको फिर आपका दिन के हिसाब से आप मजदूरी दे देते थे या फसल आने पर कुछ अनाज दे देते थे, मगर इस तरीके से भी काम होता था। तो यहां पर एक और चीज निकल कर आ रही है कि अब आपका जो काम करने वाले लोग हैं किसान के खेत में, जरूरी नहीं है कि वो किसानी वो आपकी जमीन को ओन भी करते हो। इसके पहले अपन ने क्या देखा कि अगर किसी के पास जमीन होती थी तो वो इंडिविजुअल ओनरशिप होती थी, वो 10 लोगों के साथ में उसको शेयर नहीं करता था, कोई एक बंदा ही जो है उसका मालिक होता था। मगर अब जरूरी भी नहीं है कि वो एक बंदा जो मालिक है वही अपने पूरे के पूरे खेत में खेती करे। वो कई बार क्या कर रहा है यहां पर, वो कई बार इंडिविजुअल आपके लेबर्स वगैरह को भी लाकर रख रहा है, उनसे आपका मजदूरों के तौर पर मिनियल जॉब वगैरह करवा रहा है। बदले में या तो उनको पैसा देता था या फिर वो इनको जो आपकी फसल आती थी उसका एक हिस्सा जो है उस टाइम टू टाइम आपका जब भी फसल होती थी तब दे दिया करता
करता था, इनका नंबर अच्छा खासा था, ये काफी बड़ी मात्रा में जो है आपको देखने को मिलते थे। अब ये सवाल उठेगा कि जब इनके पास जमीन नहीं है तो उन्होंने खेती किसानी कैसे सीख ली? जवाब ये हो सकता है कि हो सकता है कभी किसान रहे हो, फिर टैक्स वैक्स ना पे किया हो तो जमीन से निकाल दिया गया हो। अब जमीन से तो आप निकाल दिए गए, अब आप किसान नहीं रह गए, एक ऐसे किसान नहीं रह गए जिसके पास जमीन हो, मगर आप जो खेती किसानी सालों साल की है उसकी स्किल्स तो जाने से रही। तो क्योंकि किसानी करना बहुत आपका मेहनत का काम है। अब शहर के लोगों को लगाया जाए तो 1 या 2 दिन में वो गिर जाएंगे, मगर जो एक्चुअल में किसानी करता है उसमें स्टैमिना डेवलप हो जाता है। तो भले ही अब इन लोगों को जमीन से निकाल दिया गया होगा, मगर खेती किसानी करने का जो आपका स्किल डेवलप हुआ वो तो कहीं जाने से रहा, तो उसका इस्तेमाल कर फिर मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं। इस तरीके के लोग भी जो है आपको मिल जाते थे, जिनके साथ टाइम टू टाइम ऐसा होता रहा है कि पहले शायद किसान रहे होंगे, फिर डिफॉल्ट हो गया तो जमीन से निकाल दिया, तो उसके बाद अब मिनियल लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिला करती थी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो खैर जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उससे समझ में आता है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करोगे तो वहाँ पे काफ़ी अबेंडेंस में आपको लैंड वगैरह देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको ज़मीन देखने को मिलती है जिसको कल्टीवेट किया जा सकता था, यानी कि ज़मीन की कोई कमी नहीं थी जिसके ऊपर आप कल्टीवेशन वगैरह कर सकते थे। मगर फिर भी कई सारे आपके जो ऐसे सर्टेन कास्ट ग्रुप थे जिनको आप अगर इन ज़मीनों पर इस्तेमाल करते तो फिर वो उनकी मदद से और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता था। उन सारे कास्ट ग्रुप्स को आप कल्टीवेशन में ना इस्तेमाल कर मिनियल जॉब्स वगैरह दिया करते थे, और उसके नतीजे में होता यह था कि प्रोडक्शन भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, और इन कास्ट ग्रुप्स की स्थिति यह थी कि ये लोग कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल कर आ पाए। मतलब यह कि समाज में इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास लोग थे और आपके पास में जमीनें भी काफी बड़ी मात्रा में थी जिसके ऊपर कल्टीवेशन किया जा सकता था, मगर कास्ट के बेसिस पर आपने कुछ लोगों को कल्टीवेशन में उतारा नहीं। आपने ये बोला कि भाई तुम लोग ये छोटे छोटे जो मिनियल जॉब्स हैं वही करोगे। नतीजा ये निकला बड़ी मात्रा में आपके पास एबेंडेंस जो था कल्टीवेबल लैंड का, उसका एक बड़ा हिस्सा कल्टीवेट होता नहीं था, और इसके अलावा वो लोग जिनका इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए किया जा सकता था क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, तो वो बेचारे भी जो हैं गरीबी में ढकेलते चले गए और पॉवर्टी में उनकी जिंदगी कटी। Though there was no census at that time, the little data that we have suggests that such groups comprise a large section of village population, had the least resources and were constrained by their position in the caste hierarchy, much like the Dalits of the modern India. अब ऑब्वियस सी बात है उस वक्त में आपका सेंसस तो होती नहीं थी, जनगणना वगैरह, जिसमें अपने को पता हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, किसके कितने बच्चे हैं, ऑल दैट। सेंसस वगैरह उस वक्त नहीं हुआ करती थी, मगर जो भी अपने को डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मिले, लैंड रिकॉर्ड्स, आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन के रिकॉर्ड, सारी चीजें, उससे अपने को एक बात समझ में आती है। अपने को समझ में ये आता है कि ये सारे ग्रुप्स वगैरह जिनसे मिनियल टास्क, मिनियल जॉब्स वगैरह करवाए जा रहे हैं, ये विलेज पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। मतलब ये नहीं है कि 8-10 लोग हैं, 100 में से 8-10 लोगों की बात हो रही है, 100 में से मतलब 50-60 लोगों की बात हो रही है, या 50-40 लोगों की बात हो रही है। पॉइंट यह है कि समाज का एक बड़ा सेक्शन जो है, गांव की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है, वो इस कैटेगरी में आता था जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया आपकी जो वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ कल्टीवेबल लैंड्स हैं उनके ऊपर, उनसे छोटे छोटे जॉब करा के उनको गरीबी में ढकेला गया। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन था पॉपुलेशन का, इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसका नुकसान आपको जो हुआ सो हुआ, मगर इन बेचारों के साथ स्थिति ये थी कि क्योंकि इन लोगों को बहुत कम रिसोर्सेज मिल रहे थे, ये विलेज का एक बड़ा पॉपुलेशन हुआ करता था, मगर इनके पास में रिसोर्सेज सबसे कम मात्रा में जो है वो पहुंचा करते थे। नतीजा ये निकला कि इनकी जो पोजीशन थी कास्ट हायरार्की के चक्कर में वो कंस्ट्रेंट होकर रह गई। जैसे मॉडर्न इंडिया में आप दलित्स की बात कर लेते हैं तो उनके साथ जो स्थितियां थी लगभग वही परेशानियां यहां पर आपको कास्ट के बेसिस पर समाज में एक बड़े हिस्से के साथ में होती हुई नजर आती थी। सच डिस्टिंक्शंस हैड बिगन प्रीमीडिएटिंग इनटू अदर कम्युनिटीज टू। अब ऐसा भी नहीं था कि ये सारी की सारी बात हिंदू रिलीजन में ही आपको देखने को मिल रही हो, ये आपकी जो दूसरी कम्युनिटीज वगैरह थी उसमें भी आपको देखने को मिलता था, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो भी कम्युनिटी या जो भी रिलीजन आया था, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो थी पॉपुलेशन की वो तो कन्वर्टेड थी, या वो कन्वर्ट हुए थे उस नए रिलीजन में। तो भले ही आप एक नए रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ मगर पुरानी आदतें ऐसे छूटती नहीं है। तो ये चीज आपको दूसरी कम्युनिटीज में भी देखने के लिए मिलती थी कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप एक दूसरे तरीके का जो है रिलीजन मान रहे हैं, दूसरे तरीके की आप एक व्यवस्था में चले गए, मगर फिर भी ये जो कास्ट बेसिस पर आपका जो डिस्टिंक्शंस या ये हायरार्कीज थी, बाकी काफी सारी कम्युनिटीज उनको पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप कन्वर्ट होकर एक नए रिलीजन में चले गए, मगर आप उनको अडॉप्ट नहीं कर पाए। जैसे अब आपने एक नया रिलीजन अपनाया तो उसकी अपनी एक अलग सोशल ऑर्डर रहा होगा, मगर आपने पूरी तरह से कास्ट सिस्टम को छोड़ा नहीं, किसी फॉर्म में आप उसको आप जो है प्रैक्टिस करते रहे, तो उसका नतीजा ये निकला दूसरी कम्युनिटीज जो थी, दूसरे आपके जो रिलीजन के लोग थे, उसमें भी आपको ये जो डिस्टिंक्शंस थे जिनके पीछे कहीं ना कहीं कास्ट आती थी वो परमिएट करते हुए दिखते थे, उनका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो असर है समझ में आता था। चले आगे बढ़ते हैं।
अब ये कैसे आता था उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो उसमें जो मीनियल जॉब करने वाले लोग थे, जो भले ही मुस्लिम थे, जो इस्लाम को मानते थे, मगर अगर वो मीनियल जॉब करते थे तो उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था हलाल खोरन या फिर स्कैवेंजर्स, यानी कि जो आपका लेट से साफ सफाई करते हैं, आपका जो वेस्ट वगैरह है उसको एक से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, इस तरीके का काम, भले अगर वो बंदा मुस्लिम भी क्यों ना हो तो उसके लिए, मगर अब कम्युनिटी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, हलाल खोरन यानी कि स्कैवेंजर वगैरह। इनको आप अपने घरों में ये नहीं आने दिया जाता था, दे वर हाउस्ड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज। तो एक तो इनको घरों में नहीं आने दिया जाता था और इसके अलावा इनके रहने की व्यवस्था जो है वो आपके गांव के बाहर की जाती थी। अब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस्लाम में ऐसा जो है कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, मगर फिर भी अब यहां पर आपको ये प्रैक्टिस होती हुई क्यों दिख रही है, क्योंकि जो अल्टीमेटली बंदा था वो कन्वर्ट तो आपकी लोकल पॉपुलेशन से ही हुआ था ना। अब लोकल पॉपुलेशन से आप कन्वर्ट हो गए, मगर जो नया रिलीजन था उसकी एक एक चीज को आपने अडॉप्ट नहीं किया, कुछ चीजें नहीं गई तो नहीं गई और वो जो है फिर आपकी प्रैक्टिस का पार्ट बन गई। अब आप नया रिलीजन जो है उसको भी अडॉप्ट कर रहे हो, उसकी भी कुछ प्रैक्टिसेस को मान रहे हो, पुराना वाला जो था उसकी भी कुछ प्रैक्टिसेस को मान रहे हो, तो ना आप पूरी तरीके से उस पूरे पुराने वाले को छोड़ पाए हो, ना पूरी तरह से आप नए वाले को अडॉप्ट कर पाए हो, और इस तरीके से दोनों रिलीजन की कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह आप साथ में लेकर चल रहे हो। ये चीज एक इंडिया में आपको जो है आज भी प्रीडोमिनेंटली देखने को कई सारी चीजों में मिलती है। अब ये तो खैर एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, मगर कई सारे आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी आपको ये चीज समझ में आती है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये आपका इस्लाम में ऐसा ये आपका कास्ट सिस्टम नहीं है, मगर फिर भी जो आपके मीनियल जॉब करने वाले थे उनके लिए शब्द क्या इस्तेमाल हो रहा है, हलाल खोरन, और इनको कहां रखा जा रहा है, गांव के बाहर रखा जा रहा है। इसी तरह से एक और जो आपके बिहार के इलाकों में खास तौर पर एक वर्ड यूज किया जाता था, मल्लाह जादाज। मल्लाह जादास का मतलब होता था जो बोटमैन होते हैं, जो मल्लाह होते हैं उनके बच्चे, तो या फिर वो मल्लाह लोग या मल्लाह कम्युनिटी के वो लोग जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुए होंगे, उनके लिए अब क्या शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मल्लाह जादा। अब इनको भी जो है स्लेव्स के साथ में कंपेयर किया जाता था। मजे की बात ये थी कि स्लेवरी वगैरह का ऐसा कोई कंसेप्ट इसमें है नहीं, ठीक है जी, मगर उसके बाद में भी इनको स्लेव्स वगैरह के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव अडॉप्टेड इस्लाम एंड दे हैव कन्वर्टेड। वजह क्या है, वही वजह है कि आपने एक नया रिलीजन तो अडॉप्ट कर लिया, मगर आप पुराने वाले की पूरी प्रैक्टिसेस को कभी गिव अप कर नहीं पाए, नए वाले की पूरी प्रैक्टिसेस को आपने कभी अडॉप्ट नहीं किया। तो ये भी चीज जो है आपको देखने को मिल रही थी। देयर वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन, तो एक ये मुस्लिम्स की बात हो गई इस कम्युनिटी में भी, क्योंकि प्रोमिनेंटली हिंदूज के बाद में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मुस्लिम्स की ही है इंडिया में या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो उनमें भी जो है ये आपको कास्ट डिस्टिंक्शन समझ में आते हैं अगर आप विलेज कम्युनिटी की बात करें तो। चले आगे, देयर वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस एट द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। ये एक ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कास्ट है, आपका जो आपका सोशल स्टेटस है और आपकी जो पॉवर्टी है, इन तीनों के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आप लोअर कास्ट से हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से, कास्ट जैसी तो खैर कोई चीज होती नहीं है, मगर आप लोअर कास्ट से हैं और मतलब ये कि आपका जो सोशल स्टेटस है अगर वो बहुत ज्यादा डेनिग्रेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप गरीब होंगे। और अगर आपकी कास्ट वगैरह ठीक ठाक है, आप ठीक ठाक एक अपर उसमें आते हैं, आपका सोशल स्टेटस ठीक ठाक है, तो आपकी वो स्थिति नहीं होगी, आपकी पॉवर्टी आप पे उस तरह से असर नहीं डालेगी। वजह यह है आपके ऊपर उस तरीके के फिर हैंडीकैप नहीं लगाए जाएंगे जिस तरह से लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि समाज में कास्ट, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलता था। सच कोरिलेशंस वर नॉट सो मार्क्ड एट इंटरमीडिएट लेवल्स, मगर अब अगर ये कोरिलेशनशिप की बात की जाए तो इंटरमीडिएट लेवल्स पर आपको इस तरीके के ये इतना ज्यादा जो है देखने को नहीं मिलते थे। एकदम एक्सट्रीम लेवल्स पर आप जाओगे, एक्सट्रीम अपर कास्ट में जाओगे, एक्सट्रीम लोअर कास्ट में जाओगे, वहां पर आपको समझ में आएगा। अब बीच में कुछ ऐसी कास्ट हैं जो सच तो कास्ट में डिफरेंस है, मगर फिर भी आपस में इंटर रिलेशनशिप है, तो फिर उनके बीच में आपको ये चीजें होती हुई नजर नहीं आएंगी। इन अ मैनुअल फ्रॉम 17th century मारवाड़, राजपूत्स आर मेंशन्ड एज पीजेंट्स शेयरिंग द सेम स्पेस विद जाट्स हु वर अकॉर्डेड अ लोअर स्टेटस इन द कास्ट हायरार्की। ये इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अपन ने क्या बोला कि भैया कास्ट के बीच में, पॉवर्टी के बीच में और सोशल स्टेटस जो था, लोअर स्ट्रेटा कम से कम समाज की बात करोगे तो उसमें आपको इनके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है। समाज का जो आपका लोअर मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास के नीचे की अगर आप बात कर रहे हो, उसमें आदमी की कास्ट क्या है और उसका सोशल स्टेटस कैसा है, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि वो गरीब है या फिर वो अमीर है या फिर वो हैंड टू माउथ है या वेल टू डू है, जो भी है। खास तौर पर ये चीज आपको एक्सट्रीम्स में देखने को मिलेगी। एकदम अपर कास्ट में आप चले जाओ, लोअर स्टेटा में जो एकदम अपर कास्ट के लोग हैं, और लोअर क्लास, लोअर स्टेटा से मेरा मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में बात कर रहे हो, इसमें आपका जो हाई कास्ट का बंदा है वो ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एंड लोअर कास्ट के बंदों की कंडीशन जनरली बहुत खराब होती
होती थी। ये मगर एकदम एक्सट्रीम में है, हाई कास्ट वाला ठीक ठाक है, लो कास्ट वाला आपको उतनी अच्छी स्थिति में नहीं मिल रहा। अगर आप इंटरमीडिएट कास्ट की बात करोगे जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप्स हैं, उनके साथ में ये इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। इसका एक एग्जांपल है 17वीं शताब्दी में अगर आप मारवाड़ की बात करोगे तो वहां पर राजपूत जो है वो अपने आप को मेंशन करते हैं किसानों के तौर पर। अब इनका जो और इसी टाइम पीरियड और ये जो काम कर रहे हैं यही काम कौन कर रहा है, जाट कर रहे हैं। तो मगर अगर आप राजपूतों और जाट में बात करोगे तो जो आपका जाट्स हैं उनको कास्ट हायरार्की में राजपूतों से नीचे रखा जाता है। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक ही काम कर रहे हैं मगर उसके बाद में भी कास्ट हायरार्की के बेसिस पे एक ऊपर एक नीचे है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए जो है मिलती रहती थी। हालांकि ये इंटरमीडिएट लेवल पर इतना ज्यादा इसमें स्टार्क डिफरेंस नहीं होता था। क्योंकि अब इस वक्त में अगर आप 17वीं शताब्दी किसी राजपूत को देख लोगे जो खेती किसानी कर रहा है और जाट को देख लो जो खेती किसानी कर रहा है, तो भली जाट कास्ट हायरार्की में उनसे नीचे रखे गए होंगे मगर मोर और लेस अगर एक जैसी जमीन है, एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, तो आर्थिक परिस्थिति भी आपको एक जैसी जो है देखने के लिए मिल रही होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक आपकी कम्युनिटी हुआ करती थी वृंदावन के आसपास में, अभी भी है इनफैक्ट, इनको बोला जाता था गौरवास। ये जो गौरवास हैं ये वृंदावन के आसपास में जमीन को कल्टीवेट करते थे। अब ये भी अपने आप को जो है राजपूत बोला करते थे मगर कल्टीवेशन में लगे हुए थे। अब इनकी भी स्थिति उस वक्त में जो कल्टीवेशन में दूसरी कम्युनिटीज वगैरह लगी होंगी उनसे ज्यादा डिफरेंट नहीं थी, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि राजपूत एक हाई कास्ट मानी जाती है, क्षत्रिय कैटेगरी में आती है। Castes such as Ahirs, Gujjars and Malis rose in the hierarchy because of the profitability of cattle rearing and horticulture। अब इसी की जगह कई सारी ऐसी लोअर कास्ट वगैरह भी थी जिनकी स्थिति जैसे जैसे उनका जो प्रोफेशन था उसमें बदलाव आया और उसमें इंप्रूवमेंट हुआ तो उनके साथ में कास्ट हायरार्की में उनका स्टेटस बढ़ गया। खास तौर पे अहीर्स हो गए, गुज्जर्स हो गए और आपके मालीज हो गए। जैसे जैसे आपका कैटल रियलिंग यानी कि आपका पशुपालन हो गया और हॉर्टिकल्चर वगैरह में इंप्रूवमेंट आया है, उसी के साथ साथ उसके साथ साथ इनके हाथ में पैसा आने लगा। पैसा जिसके हाथ में आएगा उसके ऊपर फिर कोई नियम लागू नहीं होता। तो अहीर हो गए, गुर्जर हो गए और मालीज हो गए, इन सब की जो हायरार्की है इसमें इनका ये इसमें राइज कर गए या उस लैडर में ऊपर की तरफ उठते चले गए। इन the eastern regions intermediate pastoral and fishing caste like the Sadgobs and Kaivartas acquired the state of the peasant। अब ईस्टर्न इलाकों में चले जाओगे तो कई सारी आपकी इंटरमीडिएट पेस्टोरल और फिशिंग कम्युनिटीज आया करती थी, यानी कि पशुपालन करने वाले और मछली पकड़ने वाली आपकी कम्युनिटीज आया करती थी, जिसमें सदगोप हो गए, कईवरताज हो गए। इन लोगों को जो है फिर किसानों की कैटेगरी में रखा जाने लगा, इनको पीजेंट्स का स्टेटस मिल गया। इस तरीके से एक बात ये भी समझ में आ रही है कि कास्ट उतनी भी रिजिड नहीं थी जितना हम लोगों को बाद में फिर जो है दिखने लगी थी। कास्ट जैसे जैसे आपका सोशल स्टेटस किसी कम्युनिटी का बदलता था वैसे वैसे कास्ट वगैरह जो है उसकी हायरार्की में भी आपको चेंजेस वगैरह देखने के लिए मिलने लगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है उसका नाम है पंचायत एंड हेडमेन्स। तो अब यहाँ पर किस तरह से पंचायत काम करती थी और किस तरीके से पंचायत के जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोगों को यहाँ पे करनी है। तो विलेज की जो पंचायत थी बेसिकली इट वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स यूजुअली इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द विलेज विथ हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टीज। तो पंचायत में कौन कौन लोग आया करते थे? खास तौर पर अगर आप देखोगे तो पंचायत को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ये एक असेंबली हुआ करती थी एल्डर्स की, यानी कि आपके जो बड़े हैं या फिर आपके जो बुजुर्ग हैं उनका एक समूह या फिर उनकी एक असेंबली हुआ करती थी। और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे? सिर्फ उम्र के बेसिस पर ही जो है आपके एल्डर्स थे वो शामिल नहीं हुआ करते थे। इसमें वो लोग जो ऑब्वियस सी बात है उम्र दराज हैं, बड़े हैं वो, मगर साथ ही साथ वो ये लोग गांव में इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और इंपॉर्टेंस गांव में किसके बेसिस पर आती है? प्रॉपर्टी के बेसिस पर, आपकी कितनी पकड़ है। तो जनरली थोड़ा सा जो वेल टू डू किस्म के लोग होते थे वो, और जिनकी थोड़ी उम्र भी हो, जो उम्र दराज हो, वो लोग पंचायत में आते थे। और इसमें भी एक खास बात हुआ करती थी कि इनको इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर हेरिडिटरी राइट्स हुआ करते थे। मतलब ये कि इनका जो बेटा, ये इनको जो प्रॉपर्टी है इनके पिताजी से मिली होगी, इनकी प्रॉपर्टी फिर जो है इनके बेटे को जाएगी और उसके बेटे को फिर उनकी प्रॉपर्टी जाएगी। इस तरीके से जिनके पास में अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर हेरिडिटरी राइट्स हुआ करते थे उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता था। तो पंचायत का मतलब क्या होता है? गांव वगैरह में अगर आप देखोगे तो ये एक एल्डर्स का समूह है, ये एक आपके विलेज के कुछ आपके जो बड़े लोग होते हैं उनका समूह है। बड़े से मतलब उम्र में भी बड़े हों और थोड़ा सा हैसियत या फिर ओहदे में भी बड़े हों। जनरली क्या होते हैं ऐसे लोग वेल टू डू किस्म के जो आपके गांव के लोग हैं जिनके पास ठीक ठाक मात्रा में जमीन है या प्रॉपर्टी है, इस तरीके के लोगों को रखा जाता था। एंड इनकी खासियत क्या होती थी? इनके पास में इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर हेरिडिटरी राइट्स हुआ करते थे, यानी कि एक से दूसरी आपका जनरेशन में ये प्रॉपर्टी वगैरह जो है ट्रांसफर हुआ करती थी। अब कई सारे आपके ऐसे गांव थे जिसमें आपको एक ही कास्ट के लोग देखने के लिए मिलते थे, तो वहां पर तो जनरली आपकी जो पंचायत है वो होमोजेनस होगी। लेट्स से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का गांव है या फिर एक
रिलीजन का गांव है, एक ही रिलीजन के लोग या एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसमें तो फिर आपको एक ही कम्युनिटी के लोग पंचायत में मिलेंगे। जैसे आज भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, ठाकुरों का गांव, ठाकुरों का गांव, या फिर आपके जो ब्राह्मणों का गांव, या फिर आपके जो वैश्य हैं उनका गांव वगैरह, व्यापारियों का गांव, इस तरीके से आपकी जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके लिए आपके अलग अलग गांव होते हैं। जुलाहों का गांव हो गया, इस तरीके से। तो एक ही कास्ट का अगर गांव है तो फिर वहां पर तो आपको जो पंचायत मिलनी है उसमें एक ही कास्ट या एक ही कम्युनिटी के पंच मिलेंगे। मगर जनरली ऐसा होता नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे गांव बहुत कम है। जितने गांव आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे उसमें मेजॉरिटी में आपको लगभग हर कास्ट के लोग रहते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे गांव को क्या बोला जाता है? ऐसे गांव को बोला जाता है मिक्स्ड कास्ट विलेजेस, यानी कि ऐसे गांव जिसमें कई सारी आपके कास्ट के लोग रहते हैं। तो मिक्स्ड कास्ट के जो विलेजेस वगैरह होते हैं, इसमें जो पंचायत होती थी जनरली वो एक हेट्रोजेनस बॉडी हुआ करती थी। मतलब उसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी कास्ट आती हूं ऐसा भी नहीं है, मगर जो मेजर जो कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता था। अगर एक ही जनरली मेजॉरिटी एक ही कास्ट का गांव है, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी का गांव है, तो वहां पर यह चीज लागू नहीं होती है, तब वहां पर वो एक होमोजेनस बॉडी हो जाती थी। मगर अगर ऐसा है कि मिक्स्ड कास्ट का विलेज है, और जनरली ऐसा होता भी था भारत में, ज्यादातर गांव में आपको एक से ज्यादा कम्युनिटी या कास्ट वगैरह के लोग देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो पंचायत बनेगी वो एक हेट्रोजेनस बॉडी बनेगी, उसमें आपको काफी सारी कास्ट वगैरह जो है उसके लोग देखने को मिलेंगे। अब ये पंचायत जो है बेसिकली एक ओलिगार्की होती थी। ओलिगार्की का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। ओलिगार्की का मतलब होता है अगर आपके पास में कुछ लोग जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह या इंपॉर्टेंट पावर पे कंट्रोल करके रखते हैं, या फिर कुछ लोगों का समूह एक बड़े लोगों के समूह को डायरेक्ट करता है या उनके ऊपर कंट्रोल करके रखता है, तो उसको ओलिगार्की बोला जाता है। और उनको हटाया इतना आसानी से नहीं जा सकता, और उनके पास में पावर, अथॉरिटी और बाकी सारी चीजें ज्यादा मात्रा में होती हैं। ऐसे लोग ओलिगार्क कहलाते हैं। ठीक है जी। तो पंचायत को भी अगर आप देखोगे तो एक ओलिगार्की मान सकते हो, ओलिगार्की इस सेंस में मान सकते हो, पंचायत को ओलिगार्की इस सेंस में माना जा सकता है कि इसमें आपको कुछ कम्युनिटीज के लोग और रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते थे, मगर यही जो कुछ लोग हैं फिर वो सबके ऊपर अपना हुक्म चलाते थे, उनकी बात फिर सबको मानना पड़ती थी गांव वगैरह में। तो एक पंचायत बेसिकली क्या है? एक ओलिगार्की है। द पंचायत रिप्रेजेंटेड वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज इन द विलेज, दो द विलेज मीनियल कम एग्रीकल्चरल वर्कर्स वेर अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड हियर। तो पंचायत क्या करती थी? आपके पंचायत में एक बेसिकली एक ओलिगार्की है। ओलिगार्की का मतलब मैंने अभी आपको बताया, मगर इसमें आपको वेरियस कास्ट और कम्युनिटीज वगैरह जो है विलेज में जो रह रही हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता था। मगर यहां पर भी इस बात का ध्यान रखना है कि गांव की वो कम्युनिटीज वगैरह जो बहुत छोटे लेवल के जॉब कर रही हैं, मिनियल जॉब्स कर रही हैं, या फिर मिनियल जॉब के साथ में आपके एग्रीकल्चरल लेबरर्स के तौर पर काम कर रही हैं, उनको पंचायत में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इस बात की बहुत कम संभावना होती थी। कभी कहीं ऐसा एक आध केस बन जाए कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स या फिर एकदम जो दलितों की बात की जा रही है उनका शायद एक आध रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, ऐसा कुछ एक्सेप्शन हो तो पता नहीं, मगर जनरली ऐसा नहीं होता था कि उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज वगैरह को जो एकदम बुरी स्थिति में रह रही हैं, मिनियल जॉब्स कर रही हैं, और साथ में कभी कभार अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में आप लेबरर्स या मजदूरों के तौर पर लगा के रखे हो, उनको भी आप शामिल कर लो, ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। कहीं एक्सेप्शन होगा मगर ऐसा जनरली होता नहीं था। अब ये जो डिसीजंस लिए जाते थे पंचायत के द्वारा, ये इसके मेंबर्स जो हैं गांव के, उन सबके ऊपर बाइंडिंग होते थे, तो सबको मानना पड़ता था। पंचायत की एक खासियत थी जो मैंने बोला कि कुछ लोग जो हैं वो फिर काफी सारे बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को या रिसोर्सेज को या चीजों को कंट्रोल करते हैं, उनको ओलिगार्की बोला जाता है, और उन लोगों को बोला जाता है ओलिगार्क। तो पंचायत बेसिकली एक ओलिगार्की थी। जो भी अब ये फैसला ले रही है, जो भी ये डिसीजन दे रही है, वो सबको मानना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते उस चीज से। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब पंचायत जो है ये अब सारे काम वगैरह कर रही है, मगर इसका जो एक अध्यक्ष होता था या इसको जो हेड हुआ करता था उसको बोला जाता था हेडमैन, या फिर पंचायत बेसिकली हेड की जाती थी एक हेडमैन के द्वारा, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता था मुकद्दम या फिर मंडल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज भी मंडल सरनेम काफी बड़ी मात्रा में जो है इस्तेमाल होता है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। तो पंचायत में आपको कई सारे कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता था, और इनका जो हेड होता था, इनका जो अध्यक्ष होता था, उसे क्या बोला जा रहा है? उसको मुकद्दम बोला जा रहा है या फिर मंडल बोला जा रहा है। सम सोर्सेस सजेस्ट दैट द हेडमैन वाज चूजन थ्रू द कंसेंसस ऑफ द विलेज एल्डर्स एंड दैट द चॉइस हैड टू बी रैटिफाइड बाय द जमींदार। अब कई सारे आपके सोर्सेस ये बताते हैं अपने को कि ये जो मुकद्दम या फिर ये मंडल है, जिसको अपन लोग हेडमैन बोल के चलेंगे, ये जो मुखिया है पंचायत का, इसको लोगों आपके जो गांव में बड़े बड़े बुजुर्ग थे, मैं पंचायत के बड़े बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे गांव
में जो आपके बड़े बुजुर्ग थे उन सबसे पूछकर उन सबके कंसेंसस के बेसिस पर फिर पंचायत के हेडमैन को चुना जाता था एंड इस चॉइस को फिर जमींदार के द्वारा रेटिफाई किया जाता था। उसके बाद किसी बंदे को पंचायत का मंडल या फिर मुकद्दम या फिर हेडमैन बनाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने को क्या हो रहा है, मुकद्दम या फिर हेडमैन जो है वो पंचायत का अध्यक्ष होता था। वो इन सब जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन हुआ करता है आज की तारीख में, उसी तरीके से इन सब आपके पंचायत में जो पंच वगैरह होते हैं, पंचों का अध्यक्ष हुआ करता था या हेड होता था। एक बात, इसको चुना कैसे जाता था, गांव के जो आपके बड़े बुजुर्ग होते थे उन सबसे राय मशवरा करके वो एक अल्टीमेटली नाम बताते थे, उसको चुना जाता था। और उसको भी आप अध्यक्ष के तौर मंडल के तौर पर अपॉइंट करो या हेडमैन के तौर पर या मुकद्दम के तौर पर अपॉइंट करो, उसके पहले जमींदार को बताना पड़ता था। और जमींदार जब तक रेटिफाई नहीं करेगा, जमींदार की जब तक हाँ नहीं होगी तब तक किसी को ऐसे आप मंडल नहीं बना सकते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हेडमैन हेल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स फीलिंग व्हिच दे कुड बी डिसमिस्ड बाय देम। अब ये ऑफिस में या फिर ये पंचायत में तब तक ये पंचायत में मंडल के तौर पर या हेडमैन के तौर पर तब तक रह सकता था जब तक बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी राय उसके बारे में अच्छी थी। जहां पे बड़े बुजुर्गों की उसके बारे में राय बदलेगी, उनको लगेगा कि अभी आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसके बाद में फिर उसको उसकी पोस्ट वगैरह से डिसमिस किया जा सकता था। इसके जो मेन फंक्शंस थे वो क्या क्या थे, अब उसके बारे में बात करते हैं। द चीफ फंक्शंस ऑफ द हेडमैन वाज टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स असिस्टेड बाय द अकाउंटेंट और पटवारी ऑफ द पंचायत। इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक माना जाता था कि गांव के जितने आपके बही खाते हैं वो बनाए जाते थे। किस किसान के पास में कितनी जमीन है, कहां पर है, उसकी कितनी आपका उसके घर में कितने क्या लोग हैं, कितना आपका जो है ये जमीन वगैरह को जोत रहा है, कितनी पैदावार हुई है, ये सारे विलेज अकाउंट वगैरह बनाने की जिम्मेदारी उसकी हुआ करती। तो इसमें उसकी हेल्प कौन करता था, एक अकाउंटेंट किया करता था जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था पटवारी, और इस पटवारी को भी जो है पंचायत के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। आज भी पटवारी होते हैं, आज की तारीख में पटवारियों को आपकी जो गवर्नमेंट वगैरह है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मगर ये पटवारी की जो पोस्ट है वो काफी पहले से चली आ रही है। क्या काम करता है ये, गांव में जो आपके अकाउंट्स वगैरह हैं वो बनवाता है, गांव के जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनको तैयार करवाने में मदद वगैरह करवाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स, आपके विलेज के अकाउंट्स वगैरह बनवाने की का जो मेन जिम्मा था वो आपके पंचायत के हेडमैन या मंडल या मुकद्दम का हुआ करता था। और उसमें हेल्प कौन कर रहा है, पंचायत के द्वारा अपॉइंटेड पटवारी उसमें उसकी हेल्प किया करता था। चलें आगे बढ़ते हैं। The panchayat derives its funds from contributions made by individuals to a common financial pool. अब पंचायत के पास में जो भी पैसा वगैरह आता था काम वगैरह के लिए, वो गांव वाले जो हैं चंदा वगैरह कर इकट्ठा कर देते थे और उसकी मदद से ये सारा काम चलाया जाता था। These funds were used for defraying the cost of entertaining revenue officials who visited the village from time to time. अब इस पैसे की मदद से किया क्या जा रहा है, अब जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स वगैरह आते थे उनको अब थोड़ा बहुत जो आपको आओ भगत करना पड़ रही है, रहने खाने की व्यवस्था करना पड़ रही है। मुगल प्रशासन की तरफ से जो आपके ये ऑफिसर्स वगैरह आएंगे, इनको रहने की व्यवस्था वगैरह के लिए जो पैसा लगता था वो इस फंड वगैरह में से फिर दिया जाता था। एक्सपेंसेस फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज टाइडिंग ओवर नेचुरल कैलेमिटीज वेर आल्सो मेट फ्रॉम दीज फंड्स। अब कभी अगर बाढ़ आ गई, कभी अगर कोई और चीज आ गई, अकाल वगैरह पड़ गया, ऐसी परिस्थिति में पूरे गांव वगैरह के लिए अगर कुछ किया जा सकता है थोड़ा बहुत जिससे सबका थोड़ा थोड़ा भला हो जाए, उसके लिए भी इन फंड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। ऑफ दीज फंड्स वर आल्सो डिप्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बंड और डिगिंग अ कैनल व्हिच पीजेंट्स यूजुअली कुड नॉट अफोर्ड टू डू ऑन देयर ओन। अब कई बार जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नहर वगैरह काटना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं होती है, नहर वगैरह काटने में बहुत पैसा लगता है। तो इरिगेशन की फैसिलिटीज वगैरह अगर आपको लग रहा है गांव में लाई जा सकती हैं तो उसके लिए भी जो है इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक अकेला आदमी के बस की बात नहीं होती। तो क्योंकि सारे के सारे गांव ने अगर पैसा इकट्ठा किया और करते करते जमा कर लिया तो ठीक ठाक मात्रा में अमाउंट या कैश आ जाता था। फिर इसकी मदद से आप नहर खुदवा रहे हो, नहर कटवा रहे हो, सारी चीजें वगैरह बनवा रहे हो, सारे काम वगैरह किए जाते थे। इसी के आगे चले बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर ये आपका जो ब्लॉक है इसको डिस्कस करेंगे। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत वाज टू इंश्योर दैट द कास्ट बाउंड्रीज अमंग द वेरियस कम्युनिटीज इनहैबिटिंग द विलेज वेर अपहेल्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। पंचायत के अभी तक जितने काम थे वो इकोनॉमिक फंक्शंस थे। अब सोशल फंक्शंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है पंचायत का कि भैया आपको जो कास्ट बाउंड्रीज हैं, जो जितने भी आपके गांव में अलग अलग कास्ट या कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, इनके बीच में जो कास्ट की बाउंड्रीज हैं ये अपहेल्ड रहे, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। यानी कि कास्ट का आपस में शादी वगैरह ना शुरू हो जाए, कास्ट वगैरह जो है आपस में अलग अलग इनके बीच में पारिवारिक संबंध ना हो जाए, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। एक कास्ट जो है वो अपनी उसमें शादी करे, अपने उसमें जो है अपने संबंध वगैरह रखे, दूसरी कास्ट के साथ में उस तरीके के सामाजिक संबंध, आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, मगर पारिवारिक संबंध वगैरह, शादी ब्याह के रिश्ते वगैरह ना बनाए। ये बात इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी आ जाती थी, ये बात या ये जिम्मेदारी या इंश्योर करने की जिम्मेदारी आ जाती थी आपकी कास्ट वगैरह के ऊपर। अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करोगे, बंगाल और इस सारे पोर्शन की बात करोगे, तो यहां पर जितनी शादियां होती थी वो सब
चुपके सब मंडल की प्रेजेंस में होती थी और वो उसके बाद उनको सोलोमनाइज करवाया करता था। दूसरे शब्दों में, वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द विलेज हेडमैन वाज टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी, चीफली टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मंडल के सामाजिक फंक्शंस में से एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि उसके गांव के लोग किस तरीके से रह रहे हैं उसको ध्यान रखे, ताकि किसी भी तरीके से वो अपनी कास्ट वगैरह के खिलाफ ना जाए, अपनी कास्ट वगैरह के वायलेशन में ना जाए। इसी के चलते आपका जो कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड हो गया और इससे निकलने में हिंदुस्तान को फिर इतनी समस्याएं आज तक आ रही हैं। पूरी तरह से तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस तरीके की व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं, मगर हाँ, कास्ट कम से कम गांव वगैरह में आज भी एक प्रोमिनेंट और एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और उसकी वजह इस तरीके के आपके जो कंडक्ट हैं कि वो मंडल हंडर लेके बैठा हुआ है छत के असर के ऊपर, सारी चीजें देख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट या एक रेलेवेंट रीजन आ जाता है। आप पीछे वाले स्लाइड में जो आपका ये टॉपिक आया था करप्ट मंडल, एनसीईआरटी में दिया गया है कि कई बार आपके मंडल्स वगैरह जो हैं इनको जैसे हटाया भी जा सकता था, तो क्यों हटाया जाता था, मंडल्स कैसे करप्ट हो जाते थे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको हम लोग देखते हैं। चलें, तो हम लोगों ने देखा था कि पंचायत का जो हेडमैन है, जिसको हम लोग मंडल बोल रहे हैं, उसको हटाया भी जा सकता था अगर वो एल्डर्स का कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करता था। तो मैक्सिमम टाइम मंडल्स को अगर हटाया जाता था तो उसकी वजह होती थी करप्शन। और करप्ट मंडल्स वगैरह किस तरीके के करप्शंस करते थे उसके बारे में एनसीईआरटी ने करप्ट मंडल्स के नाम से एक ब्लॉग बनाया हुआ है, ब्लॉग बना के हमको पढ़ा दिया हुआ है, तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मंडल्स were often the mandals often misused their position. They were principally accused of defrauding village accounts in connivance with the पटवारी। तो मंडल्स के ऊपर जनरली जिस एक पर्टिकुलर चीज का आरोप लगता था वो था करप्शन का, और उसके बेसिस पर इन लोगों को जनरली हटाया जाता था। करते क्या थे ये लोग, ये अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते थे, नाजायज इस्तेमाल जो है वो अपनी पोजीशन का किया करते थे। खास तौर पर आपके जो गांव का अकाउंट वगैरह बनाया जा रहा है, आपके जो विलेजेस में अकाउंट वगैरह बनाए जा रहे हैं, चाहे वो पैसे के कलेक्शन का हो, चाहे रेवेन्यू के रिकॉर्ड वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसमें ये लोग हेरफेर किया करते थे। और उसमें हेरफेर करने के लिए पटवारी को वो पटा लिया करते थे, पटवारी को कुछ पैसे वैसे दे दिए या जो भी है, कुछ अपना इनका जो भी सेटिंग हो जाती है, उसके बाद में पटवारी जो है वो सेट हो गया आपका, उसके बाद में आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर करते थे करप्शन। कैसे करते थे, या तो आप एक चीज तो ये करते थे कि अंडर असेसिंग करवाते थे। फॉर अंडर असेसिंग द रेवेन्यू दे ओड for their own lands in order to pass the additional burden on the smaller cultivators। तो एक तो ये कि गांव में जो पैसा वगैरह कलेक्ट कर रहे हो आप, उसके अकाउंट्स में हेरफेर कर रहे हो। दूसरा ये कि अपनी खुद की जो जमीन है उसका भी, क्योंकि अब आपको अगर गांव का हिस्सा हो तो आपकी जमीन जो है उसका भी असेसमेंट होगा, उसके बाद में फिर वो असेसमेंट का रिकॉर्ड या अकाउंट आप रखोगे मुगल ऑफिसर्स के सामने, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कितना रेवेन्यू बनना है आपके ऊपर। तो आप करते क्या थे, पटवारी के साथ में मिलकर अपनी खुद की जो जमीन है उसका असेसमेंट कम करवा देते थे। उसका अंडर असेसमेंट करवाओगे तो फिर आपको जो पैसा देना है स्टेट को वो कम हो जाएगा, मगर हर एक गांव से अल्टीमेटली एक अमाउंट जो है वो आपके ऑफिसर्स वगैरह मन में लेके चलते थे कि इस गांव में इतने लोग हैं और इतनी जमीन है जिस पे कल्टीवेशन हो रहा है, तो इतना इतना पैसा इसमें निकालना है, चाहे किसी भी तरीके से निकाला जाए। अब अपना जो मंडल है वो एक खेल खेल रहा है कि उसके पास में जमीन ज्यादा है, मगर उसका असेसमेंट उसने कम करवा के दिखा दिया तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। मगर गांव वाले ये ऑफिसर्स मानकर चल रहे हैं कि फलाने फलाने गांव से इतना इतना पैसा निकालना ही है। अब उतना पैसा जो निकालना है उसमें मंडल की हरकत के कारण अगर रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो रहा है तो फिर वो दूसरे जो आपके छोटे किसान हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। तो मंडल की हरकतें जो थी कि अपना अंडर असेसमेंट करवा लेता था वो रेवेन्यू का, जो उसको देना होता था अपनी जमीन के ऊपर, तो उसके चलते जो एडिशनल बर्डन था वो छोटे मजोले आपके जो दूसरे कल्टीवेटर्स हैं उनके ऊपर आता था। इस तरीके की हरकतें कर करके आपका जो करप्शन अगर कई बार निकल कर आता था तो फिर मंडल को उसकी पोस्ट से हटाया भी जाता था और सजा भी दी जाती थी। तो एक ये प्राइमरी फैक्टर था जिसके कारण मंडल को इसकी पोजीशन से हटाया जाता था। करप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। तो इससे अपने को यह भी समझ में आता है करप्शन आज की कहानी नहीं है, करप्शन टाइम इमेमोरियल से चला आ रहा है और आदमी को जहां मौका मिलता है हरकत करने का थोड़ा बहुत करप्शन वगैरह अपने हिसाब से करता ही है, पोजीशन का मिसयूज वगैरह वो करता ही है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो पंचायत वगैरह जो थी, अभी तक हम लोगों ने ये बात करी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता था और इसमें फिर करप्शन के केसेस वगैरह भी मंडल्स कैसे करते थे, वो सारी बातें करी। अब इसके अलावा कुछ और पावर्स वगैरह पंचायत के पास थी, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह हम लोग करेंगे। तो पंचायत जो थी इसके पास में अथॉरिटी हुआ करती थी कि वो फाइन्स वगैरह लगा सकती थी किसी इंडिविजुअल के ऊपर या फिर किसी ग्रुप के ऊपर, और अगर कभी कोई सीरियस पनिशमेंट उसको देना है तो फिर उसके लिए जो सबसे सीरियस पनिशमेंट पंचायत दिया करती थी वो था एक्सपल्शन फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी कि आपको जो
जाति या बिरादरी है उससे आपको बाहर कर दिया जाता था, आपको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। ये सबसे ज्यादा सीवियरेस्ट पनिशमेंट वगैरह जो है उसमें से एक था। तो पंचायत या तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा देगी, कोई फाइन लगा देगी, और कोई छोटा मोटा काम हो गया, कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए किसी एक पक्ष पे फाइन लगा दिया इस तरीके से। दूसरा, अगर कोई बड़ा कांड कर दिया आपने और उसको फिर अगर इन्फ्लिक्ट आपका एक सीरियस सजा आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट करनी है, आपको एक इंपॉर्टेंट एक सीरियस सजा देनी है, उस कंडीशन में पनिशमेंट के तौर पर आपको कम्युनिटी से एक्सपल्शन हो जाता था। अगर कम्युनिटी से एक्सपल्शन हुआ है तो ये एक ड्रास्टिक स्टेप है और ये जिंदगी भर के लिए नहीं किया जाता था, ये एक सर्टेन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किया जाता था कि 1 साल के लिए हुक्का पानी बंद है, 2 साल के लिए बंद है, डिपेंड करता था कि किस चीज के कारण आपके साथ ये चीज की जा रही है। तो एक ये चीज भी थी, कम्युनिटी से बाहर करने की पावर इनके पास में हुआ करती थी। इसका मतलब ये होता था दैट अ पर्सन फोर्स टू लीव द विलेज बिकम्स एन आउटकास्ट एंड लॉस्ट हिज राइट टू प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन। जितने वक्त के लिए आपको निकाला गया है कम्युनिटी से, जितने वक्त के लिए आपका हुक्का पानी बंद किया गया है, उतने वक्त के लिए अब आप कास्ट से बाहर निकल गए हो और आपका जो काम या फिर आपका जो प्रोफेशन था वो आप नहीं कर सकते। उतने टाइम पीरियड के लिए आपको जिंदा रहने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। सच अ मेजर वाज इंटेंडेड एज अ डेटरेंट टू वायलेशन ऑफ कास्ट नॉर्म्स। अब ये चीज अगर हो गई तो खाने कमाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली खेती किसानी के अलावा और कोई ज्यादा सोर्सेस तो होते नहीं थे गांव में काम वगैरह करने के। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आपका हुक्का पानी बंद हो गया, आपको कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया, तो फिर आप करोगे क्या, खाओगे क्या, वो बच्चों का खिलाओगे, अपने परिवार कैसे पालोगे? तो ये एक डर रहता था लोगों के मन में। और ये आपका जो ये पर्टिकुलर पनिशमेंट है कि आपको जाति या बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा, ये डेटरेंट के तौर पर काम करता था कास्ट नॉर्म्स के वायलेशन के अगेंस्ट में। यानी कि भैया देखो, तुम्हें कास्ट के नॉर्म्स को मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, नहीं तो फिर ऐसी ऐसी चीज हो जाएगी। अब ये फिर बात हमको समझ में आती है कि क्यों आपका जो कास्ट की व्यवस्था है इतनी ज्यादा रिजिड हो गई, क्योंकि लोग आपका इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। व्यवस्था इस तरीके की बनी हुई थी। आपका जो पूरा का पूरा विलेज कम्युनिटी है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, अगर आपको बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया कास्ट के वायलेशंस के चक्कर में, फिर खाने कमाने के लाले पड़ जाएंगे, गांव छोड़ के भागो कहीं और जाओ, उस तरीके की परिस्थिति है। अब इससे बचने के लिए फिर आदमी करता यह था कि कास्ट नॉर्म्स को मानता था। मानते मानते जनरेशन टू जनरेशन होते होते वो चीज इतनी रिजिड हो गई कि उसने निकलने में फिर हम लोगों को जो है पसीना आ गया आज की तारीख में, मगर कास्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सारे जो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स या एनेक्डोट्स मिलते हैं, उससे पता चलता है कि कास्ट क्यों इतना ज्यादा जो है रिजिड हो गई, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाकर आपने चारों तरफ से जो है पिंजरा डाल दिया था। अब सामने वाला कहीं से निकल ही नहीं पा रहा है उस चीज से, और इस चक्कर में भी जो है समाज इस तरीके से जो है कास्ट के बेसिस पर डिवाइड हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये तो खैर विलेज पंचायत की बात हो गई। विलेज पंचायत के अलावा आपको गांव में आपकी अलग अलग बिरादरियों की, अलग अलग जातियों की अपनी खुद की कास्ट की पंचायत या फिर जाति पंचायत भी देखने के लिए मिलती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांव में एक विलेज पंचायत होती थी, उसमें लगभग हर कम्युनिटी का आदमी आता था। एक्सेप्शन अगर आप हटा दीजिए जो आपके दलित वगैरह हैं या फिर जो आपकी मीनियल जॉब करने वाले लोग हैं, उनके अलावा कहीं पे कोई एक आध एक्सेप्शन होगा, मगर जनरली जगहों पे ऐसा ही होता था। ये तो एक आपकी विलेज पंचायत हो गई। इसके अलावा खुद की अपनी जाति पंचायतें भी हुआ करती थी एक ही गांव में, और ये जाति पंचायतें और ज्यादा खतरनाक होती थी। किस सेंस में वो हम लोग देखेंगे। ये जाति पंचायतें जो हैं रूरल सोसाइटी में अपनी जातियों के ऊपर इनके पास में कंसिडरेबल अमाउंट में पावर हुआ करता था, और ये उस पावर का अच्छा खासा इस्तेमाल भी किया करते थे। कैसे? राजस्थान में अगर आप देखोगे तो जाति पंचायतें जो हैं वो आपके समाज में लोगों के बीच में सिविल डिस्प्यूट्स वगैरह जो हैं सॉल्व करवाती थी। कई बार आपकी डिफरेंट कास्ट के लोगों के बीच में अगर नाटक हो जाता तो फिर दोनों की जाति पंचायतें बैठती थी, और वो फिर अलग अलग आपकी जो कम्युनिटी के लोग हैं जिनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनके बीच के जो सिविल डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो सुलझाया करती थी। दे मीडिएटेड इन कंटेस्टेड क्लेम्स ऑन लैंड्स, डिसाइडेड वेदर मैरिज वेर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लेट डाउन बाय अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, डिटरमाइंड हु हैड द रिचुअल प्रेसिडेंस इन विलेज फंक्शंस एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट काम क्या करते थे ये लोग? जमीन के ऊपर खास तौर पे जो मारकाट या जो लड़ाई झगड़े होते थे उस तरीके के मसलों को सुलझाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आती थी। उसके बाद में ये लोग ये डिसाइड करते थे कि अगर कोई शादी वगैरह कुछ हुई है तो वो जिस पर्टिकुलर कास्ट में हुई है उसके पूरे नियम कायदों के अनुसार की गई है या नहीं की गई है, और उसके बाद में रिचुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कम्युनिटी कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एक ही फंक्शन अगर कई सारी कम्युनिटीज परफॉर्म करती हैं तो पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा, ये सारी चीजें जो है इस तरीके की बातें डिसाइड करने की पावर भी जो है इनके पास में थी, या फिर ये लोग ये सारे काम भी किया करते थे। चलें आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। स्टेट की बात की जाए, शासन प्रशासन की बात की जाए जो उस वक्त मुगलों का चल रहा था, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कहीं पे किसी का मर्डर वर्डर हो गया, कहीं पर हिंसा हो गई, कि लड़ाई झगड़ा हो गया, क्रिमिनल केस अगर बन गया तब बात अलग है। क्रिमिनल जस्टिस को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेट जो है वो जाति पंचायतों की जो भी आपके फैसले आते थे उसका सम्मान करता था। मतलब ये एक अगर कहीं पे आपका क्रिमिनल केस हो गया है तो फिर उसके ऊपर सजा देने का पावर स्टेट ने अपने पास रखा हुआ था। किसी की आपने हत्या कर दी, किसी के साथ में हिंसा कर दी, किसी के साथ में कुछ कर दिया, ऐसी परिस्थिति में अगर वो
क्रिमिनल केस बनता है तो फिर आपका जो शासन है या जो मुगल प्रशासन है वो सजा देगा। मगर इसके अलावा अगर सिविल डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट का मतलब यह है कि आपका इस तरीके के लड़ाई झगड़े हैं जिसमें किसी को कुछ देना है या किसी को कुछ लेना है, जमीन के प्रॉपर्टी के मसले हैं, मैरिज डाइवोर्स के केस हैं, तो उसमें जाति पंचायत के जो भी फैसले वगैरह हैं ये लोग मान लिया करते थे। आर्काइवल रिकॉर्ड्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया नोटेबली राजस्थान एंड महाराष्ट्र कंटेन्स पिटिशंस प्रेजेंटेड टू द पंचायत कंप्लेनिंग अबाउट एक्सटॉर्शनेट टैक्सेशन और द डिमांड फॉर अनपेड लेबर बेगार इंपोज्ड बाय द सुपीरियर कास्ट और ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट। अब ये जो जाति पंचायतों के रिकॉर्ड्स वगैरह आपको जो मिले हैं खास तौर पे वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान या महाराष्ट्र, उसमें जनरली आपको ये बात देखने को मिलती है कि सिविल केसेस इनके पास ज्यादातर आते थे। अगर क्रिमिनल नाटक होता था, क्रिमिनल डिस्प्यूट वगैरह, फिर वो मुगल ऑफिसर्स के पास ही जाता था। मगर अगर आपके पास में इस तरीके के केसेस आते हैं जाति वगैरह सिविल डिस्प्यूट वगैरह के, तो वो जनरली इनके पास में जाति पंचायतों के पास में जाते थे। कैसे पता अपने को? महाराष्ट्र और राजस्थान में जब इनके रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो अपने को मेजर पिटीशन जो मिली हैं जो इन लोगों के पास में आती थी, या तो वो ज्यादा मात्रा में जो टैक्सेशन लगाया जा रहा है उसके बारे में आती थी, या फिर अगर किसी ने आपसे काम करवा के आपको पैसा नहीं दिया, या फिर आपको जानबूझ के वो मजबूर कर रहा है बेगार करने के लिए, यानी कि बिना पैसे के मजदूरी करने के लिए, कोई सुपीरियर कास्ट या सुपीरियर कास्ट हो गई या फिर कोई ऑफिशियल हो गया स्टेट का, अगर वो कुछ इस तरीके की चीजें कर रहा है आपके साथ में, उसकी जो कंप्लेंट की जाती थी उस तरीके की 50 पिटीशंस आपको इनके पास में देखने के लिए मिलती हैं। उससे समझ में आता है कि किस तरीके की व्यवस्था वगैरह यहां पर चल रही थी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि महाराष्ट्र और राजस्थान की जो जाति पंचायतों के रिकॉर्ड्स वगैरह आपने खोले हैं, खंगाले हैं, तो उसमें आपको कई सारी तरीके की पिटीशंस वगैरह देखने के लिए मिली। अब इस तरीके की पिटीशंस वगैरह जो की जाती थी, जनरली जो गांव जो विलेजर्स वगैरह ये पिटीशन करते थे वो समाज का जो आपका निचला तबका है उससे बिलोंग किया करते थे, या रूरल सोसाइटी का जो निचला तबका आता था उससे बिलोंग किया करते थे। जनरली आपका जो पिटीशंस वगैरह थी दे वर मेड कलेक्टिवली एज वेल। कई बार जो था आपकी पिटीशंस वगैरह को कलेक्टिवली भी किया जाता था, यानी कि एक अकेले बंदे की जगह ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो लोग भी आपको इस तरीके की पिटीशन वगैरह डाला करते थे। बाय अ कास्ट ग्रुप और अ कम्युनिटी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे कंसीडर्ड वेर मॉरली इलेजिटिमेट डिमांड्स ऑन द पार्ट ऑफ इलीट ग्रुप्स। आप जनरली आपको क्या देखने को मिल रहा है, या एक इंडिविजुअल किसी को आप लोअर कम्युनिटी वगैरह से परेशान कर रहे हो, उसने आपकी पिटीशन डाल दी है। कई बार मगर आपको एक कम्युनिटी या फिर एक कम्युनिटी या कास्ट के लोगों के द्वारा कलेक्टिव पिटीशन भी डाली हुई देखने को मिलती थी। और ये आपका पिटीशन कब डाली जाती थी? जब वो लोग किसी अपने से ज्यादा सुपीरियर ग्रुप या फिर कोई इलीट ग्रुप अगर उनके ऊपर इस तरीके की डिमांड रखता था जो वो मानते थे कि नाजायज है या फिर इलेजिटिमेट है, तो उसके प्रोटेस्ट में फिर जो है वो इस तरीके की पिटीशन वगैरह लगाया करते थे। जनरली इसमें क्या चीजें शामिल हुआ करती थी? एक्सेसिव अगर आपने टैक्स की डिमांड कर दी है, 10-15 रुपए टैक्स जनरली मांगा जा रहा है, आपने 50 रुपए का टैक्स मांग लिया, तो फिर वो अपने आप में बहुत एक्सेसिव हो जाएगा। 15 का 20 मांग लेते, 25 मांग लेते। अब तुम 10 या 15 रुपए के टैक्स की जगह 50 रुपए या 55 रुपए का टैक्स मांगोगे तो फिर वो इलिजिटिमेट माना जाएगा। पूरी की पूरी कोई कम्युनिटी जिससे ये चीज मांगी गई वो सबके सब खड़े हो गए। कई बार अलग अलग कम्युनिटी के लोग इकट्ठे आ गए और वो लोग खड़े हो गए जमींदार वगैरह के खिलाफ या इस तरीके से। तो एक तो एक्सेसिव अगर आपने टैक्स डिमांड करी है, खास तौर पे अगर इस तरीके का माहौल चल रहा है कि अकाल पड़ गया है या बारिश अच्छी नहीं हुई है, फसल अच्छी नहीं हुई है, या फिर अगर किसी तरीके का दूसरा डिजास्टर आ गया कि बाढ़ आ गई या फिर इस तरीके की चीजें आ गई, तब इस तरीके की कलेक्टिव पिटीशन वगैरह की जाती थी। या फिर ऐसी परिस्थिति है कि अभी अब किसानों के पास में इतना है नहीं कि वो अपना हिसाब किताब कर सकें और आप जो है अनशन चीजें मांग रहे हो, या फिर अगर आपकी डिमांड के चलते किसान की अपनी खुद की जो है माली हालत हद से ज्यादा खराब हो जाएगी और उसके सामने भूखों मरने की हालत आ जाएगी, तब इस तरीके की पिटीशन वगैरह जो है लगाई जाती थी। तो जनरली दीस एक्सेसिव टैक्स डिमांड्स वेयर एट द टाइम, अगर ड्रॉट के टाइम पे की गई हैं, दूसरे डिजास्टर के टाइम पे की गई हैं, या फिर वो पीजेंट की या किसानों के सब्सिस्टेंस की ऐसी की तैसी कर रही हैं, यानी कि उनकी हालत खराब करके रख देंगी, तब जो है इस तरीके की डिमांड वगैरह आप कर रहे हो। नहीं तो जनरली आप इस तरीके की पिटीशंस वगैरह कलेक्टिवली नहीं लगाते हो। ये एक चीज आपको देखने को मिलती है। आगे, in the eyes of the petitioners the right to the basic minimum for survival was sanctioned by the custom। क्योंकि petitioners वगैरह जब लगाते थे इस तरीके की petitions, चाहे वो इंडिविजुअल हों चाहे वो आपके कलेक्टिवली हों, इन लोगों का मानना यह था कि अपने जो कस्टम्स वगैरह हैं वो इस बात का हक देते हैं, इस बात की इजाजत देते हैं कि जिंदा रहने का भैया और ठीक ठाक तरीके से मिनिमम तरीके से सर्वाइव करने का जो हक है वो हमें हमारे शास्त्रों से या फिर हमारे कस्टम से मिला हुआ है। आपने जो डिमांडें करी हैं जिसके चलते हमारा ये जो मिनिमम सर्वाइवल की जो कंडीशन है, जो कस्टम्स वगैरह से भी हमको मिली हुई है, ये खतरे में पड़ जाता है, इसलिए आपकी डिमांड मानी नहीं जा सकती, इसलिए आपके खिलाफ पिटीशन लगाई जा रही है। They regarded the village panchayat as the court of appeal that would ensure that the state carried out its moral obligation and guaranteed justice। तो वही बात आ जाती है कि जो कस्टम्स वगैरह इनको या शास्त्र वगैरह जो बोलते हैं कि भैया हमको मिनिमम तरीके से जिंदा रहने का अधिकार दिया हुआ है और आपकी जो डिमांड्स हैं वो इसके खिलाफ जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पंचायतों में आपका ये में पिटीशन डाल रहे हैं। और ये लोग विलेज की पंचायतों को एक कोर्ट ऑफ अपील
काउंसिल के तौर पर लेते थे, जिसकी जिम्मेदारी है कि स्टेट जो है वो अपना काम इस तरह से करे, अपनी मॉरल जो ऑब्लिगेशंस हैं और गारंटीड जस्टिस जो है जो कस्टम्स के द्वारा भी आपका सैंक्शन किया गया है उसका पालन करें। द डिसीजन ऑफ द पंचायत इन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लोअर कास्ट पीजेंट्स एंड द स्टेट ऑफिशियल्स और द लोकल जमींदार कुड वेरी फ्रॉम केस टू केस। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि पंचायत क्या फैसला लेगी, खास तौर पे जो आपके ऐसे किसान जो लोअर कास्ट से आते हैं और उन्होंने अगर स्टेट ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई फैसला डाला है, फैसला दिया है स्टेट, अगर आपके लोअर कास्ट के किसान और आपके लोकल ऑफिसर्स के बीच में कोई विवाद है, उसके ऊपर कोई फैसला देना है या जमींदार के ऊपर कोई फैसला देना है, तो वो केस टू केस वेरी करता था, क्या परिस्थिति है उसके ऊपर वेरी करता था। मतलब एक कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक केस में अगर आपने किसान के हक में फैसला दे दिया तो उसी तरीके की परिस्थिति में अगर दूसरे किसान ने केस लगाया तो उसके भी हक में आप फैसला दे दोगे। वो केस टू केस वेरिएशन है, डिपेंड करता है कि कौन सा केस आता है, किसान कितना इफेक्टिव है, क्या परिस्थितियां, सारी कितना वो हाईलाइट हो गया समाज में, कितना उछल गया, इन सारी बातों के ऊपर वो केस टू केस निर्भर करता था। चले, इन केसेस ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड द पंचायत ऑफन सजेस्टेड कॉम्प्रोमाइज। तो ये तो खैर एक बड़ी कॉमन बात थी कि अगर अनशन पैसा मांगा जा रहा है, 15 रुपए का टैक्स लेट से लगना चाहिए था, 50-55 रुपए का टैक्स मांग लिया गया। वैसा अनशन आपने जब टैक्स मांगा है, ऐसी परिस्थिति में जब विवाद होता था तो किसान जनरली आपका पंचायतें क्या करती थी, वो बोलती थी कि भाई अगर हो सके तो कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर लो। इन केसेस वेयर रिकंसिलिएशन फेल्ड, पीजेंट्स टुक रिकोर्स टू मोर ड्रास्टिक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस सच एज डेजर्टिंग द विलेज। अब ऐसी जगहों पे जहां पे आपका रिकंसिलिएशन फेल हो गया, यानी कि कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं हो पा रहा, वहां पे किसान एक और काम करा करते थे या फिर एक और ड्रास्टिक स्टेप उठाया करते थे, और वो ये हुआ करता था कि ये लोग अपना गांव का गांव जो है छोड़ के भाग जाते थे। अब जब किसानी गांव में नहीं रहेगा तो खेती किसानी कौन करेगा, खेती किसानी नहीं होगी तो रेवेन्यू जो थोड़ा बहुत भी मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तुम यहां पे 15 रुपए भी नहीं कमा पाओगे, 50 रुपए तो दूर की बात है। तो ये एक तरीका भी जो है आपका पूरा का पूरा गांव रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल किया करता था, और इसका इस्तेमाल करने की वजह यह थी कि आसानी से आपको अनकल्टिवेटेड लैंड मिल जाती थी, जंगल काट के आप नई जमीन बना लोगे, या फिर जो बेकार जमीन पड़ी हुई जो कोई कंट्रोल में जो किसी कंट्रोल में नहीं है, किसान वहां पे जाके खेती करने लगेगा। एंड द कंपटीशन ओवर लेबर रिसोर्सेज मेड दिस एन इफेक्टिव वेपन इन द हैंड्स ऑफ द कल्टीवेटर। तो एक तो ये कि जमीनों की कोई कमी नहीं थी, एज सच किसान कहीं पे भी जाके अपना खेती किसानी करना शुरू कर सकता था। दूसरा ये कि आपको लेबर नहीं मिलेगा, फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी जमीन पर आप मतलब कोई भी अत्याचार कर लोगे और लेबर अगर छोड़ के चलेगा तो खेती, आप बड़े जमींदार भी हो तो खुद तो जाके हल चलाओगे नहीं, आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी हल चलाने के लिए। अब अगर वो लेबर यहां पे मिलेगा ही नहीं तो फिर आप कहां से खेती करवा लोगे। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव वेपन जो था कल्टीवेटर्स और लेबरर्स के हाथ में था कि अगर एक्सेसिव आपका रिकंसिलिएशन वगैरह हो रहा है और उसमें अगर उनके खिलाफ चीजें जा रही हैं तो फिर वो रेजिस्टेंस के लिए इस तरीके के स्टेप्स वगैरह भी इस्तेमाल करते थे और गांव के गांव जो है खाली कर देते थे या छोड़ के चले जाते थे। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमको पढ़ना है उसका नाम है विलेज आर्टिसंस। आर्टिसंस का मतलब क्या होता है, जो काश्तकार होते हैं, यानी कि वो लोग जो अलग अलग तरीके के आपके वेरियस फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि आपका पॉटरी आ जाता है या फिर आपका ब्लैक स्मिथ आ जाते हैं, गोल्ड स्मिथ आ जाते हैं, वीवर्स आ जाते हैं, कॉबलर्स आ जाते हैं, बार्बर्स आ जाते हैं। इस तरीके की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं अदर देन एग्रीकल्चर, उनको आप आर्टिसंस बोलते हैं, काश्तकार बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब गाँव में, अब यहाँ पे विलेज आर्टिसंस लिखा हुआ है, इसका मतलब अब हम लोगों को ये देखना है कि गांव में जो काश्तकार हुआ करते थे, गांव में जो आपके एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हुआ करते थे, वो कौन थे और किस तरीके से काम किया करते थे। तो उसी के बारे में अपने को यहाँ पे बातचीत करनी है। तो अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द विलेज वॉज द इलाबोरेट रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। तो अगर हम अभी तक हम लोगों ने क्या बातचीत करी है, अभी तक हम लोगों ने बातचीत करी है कि सबसे प्राइम जो इंपॉर्टेंट चीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटी गाँव में चल रही थी वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर किस तरीके से हो रहा था और उसके बाद सोसाइटी वगैरह पे, क्योंकि प्राइमरीली उसका जो है सोसाइटी उसके ऊपर रिलाई करती थी, तो किस तरीके से सोसाइटी उसके चारों तरफ इर्द गिर्द जो है बनी हुई थी। मगर वक्त के साथ में जैसा होता है कि एक आपका मेन जो शाख होती है पेड़ की, उसमें से छोटी छोटी फिर और ब्रांचेस निकल कर आ जाती हैं। तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर को अगर हम लोग गाँव की मेन शाख या मेन ब्रांच मान लें तो उसमें से और भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगी। तो उसी तरह से अब आपके विलेज आर्टिसंस जो हैं एक और ब्रांच के तौर पर निकल कर आता है। वो किस तरीके से बढ़ता है, क्या उसमें है चीज़ें, वो सब अपने को यहाँ पे देखना है। तो another interesting aspect of the village was elaborate relationship of exchange between different producers। गांव के एस्पेक्ट्स को जब आप स्टडी करना शुरू करते हो तो उसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अदर देन एग्रीकल्चर जो निकल कर आता है वो है कि आपके गांव में जो एग्रीकल्चर के अलावा जो अलग अलग तरीके के दूसरे प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, उनके बीच में आपस में जो है एक्सचेंज वगैरह का एक इलाबोरेट रिलेशनशिप हुआ करता था। इस बात का क्या मतलब है, इसके नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट पैरा में अपने को समझ में आएगा। मराठी डॉक्यूमेंट एंड विलेज सर्वे मेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ British rule have revealed the
existence of substantial number of artisans, sometimes as high as 25% of the total household in the village। मतलब यह है कि आपके गांव में दूसरे भी तरीके के काम करने वाले लोग हुआ करते थे जो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा भी काम करते हैं। अब वो जो काम करके चीजें बना रहे हैं उसकी जरूरत किसी और को पड़ रही होगी, तो सामने वाला उसको वो जो भी चीज बना रहा है उसको लेने के लिए अपनी तरफ से कोई और चीज इनको एक्सचेंज में देता होगा। इस तरीके से साटा पद्धति जो होती है या आपका बार्टर जो होता है उसकी मदद से आपका कई जगहों पर आपको एक्सचेंज के रिलेशनशिप्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एक आपका किसान है, लेट से उसको हम लोगों ने ए बोल दिया, और एक आपका जुलाहा है जो कपड़े वगैरह बनाता है उसको हम लोगों ने बी बोल दिया। अब किसान को अपने लिए या अपने परिवार के लिए कपड़ों की जरूरत है तो वो इसके पास में जाएगा और इससे उसको कुछ कपड़े मिल जाएंगे, बदले में वो इसको कुछ अपना अनाज वगैरह दे देगा या फिर अनाज बेचकर कुछ पैसा वगैरह दे देगा। इस तरीके से एक रिलेशनशिप वगैरह जो है एक्सचेंज का बना हुआ है। अब खास तौर पे महाराष्ट्र के इलाकों के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अंग्रेजों के जो रूल है उसके शुरुआती टाइम पीरियड में मिलते हैं, उसमें अपने को पता चलता है कि गांव में मैक्सिमम अगर आप देखोगे कि कितने नंबर ऑफ लोग आर्टिसंस थे या कितने लोग जो हैं दूसरी तरीके की एक्टिविटीज में लगे हुए थे, तो वो पूरे गांव की पॉपुलेशन का कई बार 25% तक निकल कर आ जाता था। मतलब ये कि अगर गांव में टोटल 100 लोग लगे हुए हैं तो 100 में से कम 25 के करीब जो लोग हैं वो आपके आर्टिसंस हैं या अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ऐसा नहीं था कि अगर कोई बंदा आर्टिसन है या काश्तकारी का काम कर रहा है तो फिर वो खेती किसानी नहीं करता था, या फिर अगर कोई बंदा खेती किसानी करता था तो फिर वो काश्तकारी नहीं करता था। एक मतलब रिजिड इस तरीके का आपका वो डायमेंशन नहीं बना हुआ था कि एक काम ही करोगे आप और आप दूसरा काम नहीं कर सकते। और गांव में खास तौर पे आपको ये देखने को मिलता था कि आर्टिसंस और आपके जो पीजेंट्स हैं यानी कि किसान हैं, इनके बीच में जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत फ्लूइड था। कई बार ऐसा होता था कि एक ही बंदा जो है वो अलग अलग वक्त पर दोनों काम परफॉर्म करता था, तो एक वक्त पर आप उसे किसान कह सकते हो, एक वक्त पर आप उसे काश्तकार कह सकते हो। कल्टीवेटर्स की फैमिली जैसे हो गई, तो अब जैसे किसान हो गया, अनाज उगा लिया, अब अनाज को उगाने के बाद में और भी आपको कुछ सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, जैसे उनको बोरों में पैक करना पड़ता है, इस तरीके की और भी दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह। तो इसके लिए अब कल्टीवेटर की जो फैमिली है, जो आपका किसान है, हो सकता है उसकी पत्नी, उसके बच्चे, अब वो अपना जो है खेतों में हल चला के अपना अनाज उगा रहा है, मगर उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो हैं ये दूसरे काम वगैरह कर रहे हैं जिससे कि जिसकी मदद से अनाज को काटने में मदद मिल सके, उसके लिए वो हंसिया वगैरह बना रहे हैं। या फिर लेट से हो सकता है कि वो उसको सामान को पैक करने की जो है व्यवस्था वगैरह कर रहे हैं। तो कल्टीवेटर और फैमिलीज वगैरह जो थी उनकी कई बार वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में लग जाते थे या कई बार वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे। जैसे कि डाइंग हो गई, डाइंग का मतलब हो गया रंग रोगन करना, टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो गई, ठीक है जी। इसके अलावा बेकिंग और फायरिंग ऑफ पॉटरी हो गई, या फिर मेकिंग एंड रिपेयरिंग एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हो गई। इस तरीके की कई सारी एक्टिविटीज वगैरह में फैमिली वगैरह जो है कल्टीवेटर्स की लगी रहती थी। और अब ऐसा भी नहीं है कि एग्रीकल्चर आपको करना है तो 12 महीना आपको खेतों में हल ही चलाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर मौसम आता है बुआई का, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है खेतों में श्रम करना पड़ता है, आपने खेत साफ करने पड़ते हैं, उसके बाद में हल चलाना पड़ता है, हल चलाने के बाद में फिर उसके बाद उसमें आपने बीज वगैरह डालना पड़ते हैं, उसके बाद में फिर पानी वगैरह देना पड़ता है और कुछ वक्त ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में फिर फसल उगना शुरू हो जाती है, फिर आप ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। अब जब तक फसल बढ़ के तैयार नहीं होगी, बीच बीच में आपने पानी वगैरह ही देना है और बाकी फिर आपको कुछ खास और थोड़ा निगरानी वगैरह करनी है, कोई आके जो है जानवर वगैरह खाए नहीं और सारी चीजें, बाकी अब ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो अब आपने बुआई करने के बाद में अगला अब आपका खेती किसानी में जो अगला इंपॉर्टेंट फेज आएगा वो आएगा कटाई का। अब इसके बीच का जो टाइम पीरियड है 2, 3, 4, 5 महीनों का, इसमें अब आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। इसको आप डल पीरियड बोल सकते हो या लल पीरियड बोल सकते हो। ऐसे वक्त में किसान क्या करे, तो किसान क्योंकि मेहनत कश आदमी होता है, घर तो नहीं बैठेगा हुक्का गुड़गड़ाते हुए, वो क्या करेगा, वो अब बैठकर अब दूसरे काम वगैरह करना शुरू कर देगा, तो वो आर्टिसन बन जाएगा थोड़े वक्त के लिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया था कि जो डिस्टिंक्शन है आर्टिसंस के बीच में और पीजेंट्स के बीच में वो बड़ा फ्लूइड था। एक व्यक्ति एक वक्त पर हो सकता है किसान और दूसरे वक्त में या दूसरे सीजन में वो आर्टिसन का काम कर रहा हो। तो अब जब तक उसकी फसल नहीं होगी पूरी तैयार, जब तक काटने का टाइम नहीं आएगा, वो आर्टिसन बन जाएगा, वो आपके दूसरे काम वगैरह करेगा, दूसरी एक्टिविटी करेगा। इसी तरीके से आपका अगर वीडिंग कर दी है उसके बाद में हार्वेस्टिंग हो रही है, यानी कि आपने फसल काट ली, अब उसमें से जो है अनाज वगैरह निकालना है, वो सारी चीज़ें करनी है, तो या फिर अब अगला जो आपका हार्वेस्ट का सीजन वगैरह आएगा उसके बीच में फिर जो आपका टाइम पीरियड आएगा उसमें फिर वो जो है आर्टिसनल प्रोडक्शन में लग जाएगा, फिर वो कोई दूसरे काम करने लगेगा। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि आर्टिसंस वगैरह और कल्टिवेटर्स वगैरह के बीच में एक रिलेशनशिप तो था एक्सचेंज का, मगर कई बार आपको एक ही फैमिली में दोनों एक्टिविटीज़ अलग अलग वक्त में होती हुई दिखती थी और एक ही आदमी कई बार एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता था, कभी वो कल्टिवेटर होता था, कभी वो आर्टिसन होता था। चले आगे बढ़ते हैं। विलेज आर्टिसंस
पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, बार्बर्स, इवन गोल्डस्मिथ्स प्रोवाइडेड स्पेशलाइज्ड सर्विस इन रिटर्न फॉर विच दे वर कंपनसेटेड बाय विलेजर्स बाय अ वैरायटी ऑफ मींस। अब विलेज के जो आर्टिसंस वगैरह थे, चाहे उसमें पॉटर्स हो, चाहे ब्लैकस्मिथ हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे बार्बर हो, चाहे आपका गोल्डस्मिथ हो, यानी कि आपका ये जो कुम्हार वगैरह होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या फिर आपका लोहे का काम करने वाले हो गए जो कारपेंटरी कर रहे हैं, आपके जो नाई वगैरह हो गए जो बाल वगैरह बनाते हैं लोगों के, या फिर कई बार आपके सुनार वगैरह भी हो गए, ये लोग स्पेशलाइज्ड सर्विस आपको प्रोवाइड करते थे इन रिटर्न फॉर विच दे वर कंपनसेटेड बाय विलेजर्स बाय वैरायटी ऑफ मींस। अब क्योंकि इन सारी चीजों की आपको डे टू डे जरूरत तो पड़नी है, हर 2-3 महीने में बाल तो कटवानी पड़ेंगे, इससे कम में काम चलेगा नहीं। अगर आप दाढ़ी नहीं रखना चाहते तो फिर शेव करवाना पड़ेगा हफ्ते 10 दिनों में। इसके अलावा आप जैसे आपको लोहे का कुछ काम करवाना है, आपको लेट से हल टूट गया है, नया हल बनवाना है, या आपको और उसमें कुछ जैसे जो इंप्रूवमेंट करवाना है। अब हर गर्मी के सीजन में अपने को मटके या घड़े की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। कभी लेट से आपको घर में पलंग, चारपाई, इस तरीके की चीजें बनवानी तो कारपेंटर की जरूरत पड़ जाएगी। कई बार अब घर में अगर शादियां वगैरह आ गई तो सोने के आभूषण बनवाने, उसके लिए सोनार की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये सब लोग, और इसके अलावा दूसरे भी लोग हैं जो साड़ियां बनाते हैं, बुनकर हो गए, दस्तकार वगैरह हो गए, सारे लोग अब ये आपको अलग अलग तरीके की स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बदले में गांव वाले क्या करते थे, इन लोगों को कंपनसेट करने के लिए कई सारी चीजें दे दिया करते थे। या तो आपको कैश वगैरह पे कर देते थे, अगर कैश वगैरह नहीं तो फिर दूसरे तरीकों से इनको कंपनसेट किया जाता था। ठीक है जी। जो सबसे कॉमन तरीका था इनको कंपनसेट करने का वो ये था कि जो आपकी फसल हो रही है, वो हार्वेस्ट जो हो रहा है, उसमें से एक हिस्सा जो है इनको पकड़ा दिया जाता था। बोला जैसे अब आपको कि लेट से आपको 2-2 बोरे जो हैं गेहूं दे दिए, वो बोला कि साल भर अब हमारे बाल काट देना। या फिर लेट से आपसे जो है आपने जो है हल वगैरह बनवाया किसी गोल्डस्मिथ से, और उसके बदले में आपने उसको 5 बोरे या 10 बोरे गेहूं दे दिया, जो भी आपका एक हिसाब किताब बनाओ। इस तरीके से सबसे कॉमन तरीका जो होता था कंपनसेट करने का, वो होता था कि आप अपने हार्वेस्ट में से एक हिस्सा जो है इनको दे दिया करते थे। और एन अलॉटमेंट ऑफ लैंड परहैप्स कल्टीवेबल वेस्टेज which was likely to be decided by the पंचायत। कई बार यह भी होता था कि गांव में अगर कोई ऐसी जमीन है जो खराब पड़ी हुई है, जिस पे कोई मतलब काम नहीं करता, खेती किसानी नहीं करता, मगर अगर हाथ पैर मारे जाएं तो उसको कल्टीवेबल बनाया जा सकता है, जिसके ऊपर आप जो है आपका कुछ ना कुछ उत्पादन कर सकते हो। तो इस तरीके की जमीन वगैरह भी जो है कई बार इनको अलॉट की जाती थी, मगर कौन सा हिस्सा देना है जमीन में और कितना देना है ये पंचायत डिसाइड किया करती थी। ये एक चीज है। इसके खास तौर पर महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो इन आर्टिसंस वगैरह को जो जमीनें दी जाती थी, सच लैंड्स बिकेम द आर्टिसंस मिरास और वतन। इनको क्या बोला जाता था, या तो इनको बोला जाता था मिरास या फिर इनको बोला जाता था वतन। और ये हेरिडेटरी होती थी, यानी कि अगर आपने किसी बंदे को जो है वो जमीन दे दी है और उसको एक सर्टेन काम वगैरह करने के बदले में, आर्टिसनल एक्टिविटी करने के बदले में जमीन दी गई है, तो फिर वो अपने बच्चे को भी दे सकता है और वो अपने बच्चे को दे सकता है। और इस तरीके से ये हेरिडेटरी, ये होल्डिंग जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। उसकी जो मिरास या उसकी वतन है अब उसकी हो गई, और वो अपना जनरेशन टू जनरेशन जो है उसको ट्रांसमिट कर सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। Another variant of this system was a system where artisans and individual peasants household entered into a mutually negotiated system of remuneration, most of the time goods for services। तो अब इसी सिस्टम का, जिसमें आप आर्टिसंस वगैरह को कंपनसेशन दे रहे हो, कोई ना कोई चीज दे रहे हो, तो उसी चीज का एक छोटा सा वेरिएशन आपको और देखने को मिलता था। इसमें होता यह था कि कोई एक आर्टिसन है जिससे आपको कुछ काम लेना है या कुछ एक सर्विस वगैरह लेनी है, और एक पर्टिकुलर किसान वगैरह है जो अपने घर के लिए या अपने लिए जो है वो ये सर्विस वगैरह ले रहा है। तो अब होता यह था कि वो दोनों आपस में एक म्यूचुअली नेगोशिएटेड सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन जो है डिसाइड कर लेते थे कि आर्टिसन जो है वो किसान को कुछ देगा, बदले में किसान जो है आर्टिसन को कुछ देगा। एक बार जब आपने नेगोशिएशन वगैरह करके डिसाइड कर लिया तो उस हिसाब से फिर आप आर्टिसन को पैसे वगैरह या जो भी चीजें या रेम्यूनरेशन वगैरह की देनी है वो देते थे, और बदले में वो आपको सर्विस देता था। तो वही चीज है मोस्ट ऑफ द टाइम गुड्स फॉर द सर्विस, कि आप जो भी सर्विस उससे ले रहे हो बदले में आप उससे कुछ ना कुछ गुड्स वगैरह देते थे। एग्जाम्पल के लिए 18th सेंचुरी में, यानी कि 1701 से लेकर 1799 या 1800 के बीच में रिकॉर्ड्स आपको बताते हैं कि जमींदार इन बंगाल हु रेम्यूनरेटेड ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, इवन गोल्डस्मिथ फॉर देयर वर्क बाय पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलाउंस एंड डाइट मनी। तो आपके एक एग्जांपल जो है इस पर्टिकुलर चीज का वो अपने को 18वीं शताब्दी के रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है, जिसमें बंगाल के जमींदार क्या किया करते थे। बंगाल के जमींदार ये करते थे कि जो भी एक्टिविटी इन आर्टिसंस वगैरह से लेते हैं, बदले में इनको दिन के हिसाब से आपका भत्ता देते थे, और डाइट मनी यानी कि आपको खाने पीने के लिए कुछ पैसे वगैरह दिया करते थे। तो दोनों चीजों के पैसे आपको मिला के या तो दिन के दिन में पकड़ाया करते थे, या दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके महीने का, हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, इस हिसाब से कुछ ना कुछ पैसा वगैरह इनको दिया करते थे। और इस तरीके से इनकी काम वगैरह या व्यवस्था वगैरह चल रही थी। चलें आगे बढ़ते हैं।
तो अब ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है जिसमें अब जैसे आपका ज़मींदार वगैरह इनको आपका डे के हिसाब से आपका पे कर रहा है और डाइट का पैसा दे रहा है, या फिर आपने पहले से अपना कुछ म्यूचुअली निगोशिएटेड रेम्यूनरेशन वगैरह बना लिया, वक्त के साथ में इस पूरी की पूरी चीज़ का भी एक नाम पड़ गया, इसको बोला जाने लगा जजमानी सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जजमानी सिस्टम क्या होता है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था फिर किस नाम से जानी जाने लगी, इसको बोला जाने लगा जजमानी सिस्टम। दो द टर्म वॉज नॉट इन वोग इन 16th एंड 17th सेंचुरी, इसका इस्तेमाल मतलब 16वीं 17वीं शताब्दियों में भी होता था, मगर मोर और लेस 18वीं शताब्दी आते आते या 19वीं शताब्दी आते आते या 18वीं शताब्दी का मध्य आते आते इस पर्टिकुलर चीज का नाम रिजिडली या कॉन्क्रीटली जजमानी सिस्टम आपका पड़ गया। अब ये एविडेंस इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे अपने को समझ में आता है कि गांव में माइक्रो लेवल पर यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर किस तरीके से एक्सचेंज के नेटवर्क वगैरह ऑपरेट करते थे, किस तरीके से आपस में लेन देन या साटा पद्धति जो है उसके तहत में काम वगैरह चलता था, किस तरीके से आपका बार्टर वगैरह जो है उसके ऊपर आपकी व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है टिका हुआ था। इसका ये भी मतलब नहीं है कि कैश का इस्तेमाल नहीं होता था, कैश भी इस्तेमाल होता था, बट जनरली लोग कैश का उतना इस्तेमाल करते नहीं थे, कैश कम मात्रा में इस्तेमाल होता था पूरी तरीके से। अब ये भी नहीं है कि हर एक चीज में आपको बार्टर चीज ही देखने को बार्टर सिस्टम ही देखने को मिल रहा हो, साटा पद्धति देखने को मिल रही हो, ऐसा भी नहीं था, मगर हाँ बड़ी मात्रा में अगर आप देखोगे तो कैश का इस्तेमाल यहां पर होता हुआ नजर नहीं आता। चले अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अ लिटिल रिपब्लिक। अब यहां पर जो लिटिल रिपब्लिक है इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखा गया है, इसका मतलब बात जो इसका शाब्दिक मतलब है, बात उसके अलावा भी कुछ कही जाना चाह रही है। अब जैसे कई बार होता है कि शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जाता है तो उस पर जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि या तो उस चीज पे स्ट्रेस या एम्फेसिस है, या फिर कई बार उसका जो मतलब शाब्दिक तौर पर निकल कर आता है, बात उसके इतर जा रही है, वो कुछ और चीज जो है कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लिटिल रिपब्लिक का कायदे से मतलब बनेगा एक छोटा सा देश जिसमें लोकतंत्र वगैरह चल रहा हो, मगर यहाँ पर लिटिल रिपब्लिक में अ लिटिल रिपब्लिक जो लिखा हुआ है इसमें लिटिल रिपब्लिक को इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया। मतलब यह कि इसके शाब्दिक अर्थ से ज्यादा दूर की बात की गई है और उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसका भी एक सिग्निफिकेंस बनता है। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि वो बेसिकली इस तरीके की हेडिंग क्यों देकर चल रहे हैं। चले, हाउ डज वन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटी। अब इसके पहले अपन लोगों ने बेसिकली पढ़ा किया है विलेज कम्युनिटी और उसकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो अब अगला सवाल ये उठ के आता है कि गाँव में जब लोग जी रहे हैं उनकी ज़िंदगी में विलेज कम्युनिटी वगैरह का क्या सिग्निफिकेंस है, अब आखिर हम लोग इसको और कैसे समझें। हमने अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स तो देखे, मगर एज अ वोल अगर हम लोगों को विलेज कम्युनिटी को समझना हो तो हम कैसे समझें। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे 19th सेंचुरी में, वो अब क्या करते थे कि वो विलेज कम्युनिटी को या गाँव जो है इनको एक छोटे से रिपब्लिक के तौर पर देखते थे, मेड अप ऑफ फ्रैटर्नल पार्टनर शेयरिंग सोर्सेज एंड लेबर्स इन अ कलेक्टिव। और इनका क्या मानना था कि गांव जो है बेसिकली छोटे छोटे अपने आप में देश हैं या रिपब्लिक हैं और ये फ्रैटर्नल पार्टनर्स की मदद से बने, यानी कि आपके पिताओं के जो बच्चे हैं या आपके जो लड़के वगैरह है संतानें निकल कर आ रही हैं, ये आपस में पार्टनरशिप करती हैं हर जनरेशन में, और उसके बाद में इनके बीच में आपका रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है और लेबर की शेयरिंग होती है कलेक्टिवली। अब यहां से ये आपका एक इमेज बनती है दिमाग में कि यार लड़के वगैरह जो हैं या फिर जो आपके मेल हैं वो हर एक जनरेशन में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं और रिसोर्सेज वगैरह और लेबर वगैरह की जो है शेयरिंग होती है, तो मतलब यहाँ तो बड़ी बराबरी की चीज़ चल रही है। ऐसा तो था नहीं, ये हम लोगों ने देख रखा है। तो अंग्रेज जो इस चीज़ को देख रहे थे उनसे भी अपने को समझ में आ रहा है देखने में चूक हो रही थी। इन्होंने लिटिल रिपब्लिक बोल दिया और बोल दिया कि फ्रैटर्नल पार्टनर जो है वो आपके रिसोर्सेज और लेबर शेयर करते हैं कलेक्टिव में शेयर करते हैं। और इससे अब एक इंप्रेशन जो है एक अंग्रेज के दिमाग पर या गोरा जो जिस सोसाइटी से आ रहा है उसके दिमाग पर यह जाएगा कि ये सोसाइटी तो बड़ी इगैलिटेरियन है। का मतलब होता है कि बहुत बराबरी है, इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। पर अपने को पता है अपने देश में ऐसी कहानी तो थी नहीं, अपने देश में कहानी कुछ और तरीके की चल रही थी। ये लिटिल रिपब्लिक बोल दें और ये बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर दें या इस तरीके से ये लोग इसको देख लें, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि अपनी जो रूरल सोसाइटी थी उसमें इगैलिटेरियनिज्म था, उसमें बराबरी थी, ऐसा तो था नहीं उस वक्त में ऐसा। और अल्टीमेट इनफैक्ट उसकी जगह पे इन कॉन्ट्रास्ट अपने को क्या था, अपने को पता था कि इगैलिटेरियनिज्म में एक चीज और होती है कि आपके जो रिसोर्सेज या जैसे कबीलों में होता है कि सारी की सारी जमीन पूरा का पूरा कबीला जो है वो शेयर करता है, सारे रिसोर्सेज जो है वो भी आपका कबीला शेयर करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये लोग इगैलिटेरियन बोल रहे थे, विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक बोल रहे थे। इसका मतलब क्या होगा, गांव की सारी जमीन सारा का सारा गांव ओन करेगा, सारे के सारे रिसोर्सेज भी गांव ओन करेगा, ऐसा था नहीं। बेसिकली क्या था, गांव में इंडिविजुअल ओनरशिप जो थी लैंड वगैरह की और एसेट वगैरह की हुआ करती थी, और कास्ट के बेसिस पर और जेंडर के बेसिस पर जबरदस्त डीप इनइक्वालिटीज आपको देखने के लिए मिलती थी। उसके बेसिस पर जो डिस्टिंक्शंस वगैरह थे, जो हैंडीकैप्स लगाए हुए थे सोसाइटी के ऊपर, वो भी आपको नजर आते थे। कई बार क्या होता था, गांव में एक आपके पावरफुल इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता था, पंचायत हो गई, जमींदार हो गए, इस तरीके के लोग। तो ये पावरफुल इंडिविजुअल्स जो थे वो पूरे के पूरे गांव के लिए कोई मैटर अगर होता था तो उसको डिसाइड करते थे। और
अब ये एक ऐसी चीज है जिससे आप भाग नहीं सकते, इसको आपको एडमिट करना पड़ेगा कि ये खास तौर पर जो आपके समाज के जो वीकर सेक्शंस वगैरह हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन किया करते थे, क्योंकि इनके पास में आपकी अथॉरिटी हुआ करती थी जस्टिस वगैरह डिस्पेंस करने की, और कई बार जस्टिस देने वाले जो हैं वो लोगों के साथ में आपका बराबरी का व्यवहार नहीं किया करते थे। कई बार जो है वो इस तरीके की चीजें करते थे जो जस्टिस की या न्याय के पैमानों पर खरी नहीं उतरती हैं, और इस तरीके से आपकी जो वीकर सेक्शंस हैं कई बार अगर उनका दावा सच भी होता था तो भी फैसले उनके हक में नहीं आते थे, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन वगैरह होता था, क्योंकि जस्टिस वगैरह देने का पावर इन्हीं पावरफुल इंडिविजुअल्स के पास में, पंचों के पास में, जमींदारों के पास में हुआ करता था, और ये लोग या तो जस्टिस देते थे या फिर उसको बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करते थे। मोर इंपॉर्टेंटली अ कैश नेक्सस हैज ऑलरेडी डेवलप्ड थ्रू ट्रेड बिटवीन विलेज एंड द टाउन। इसके अलावा शहर और गांव के बीच में आपका एक कैश का नेक्सस डेवलप हो गया था कि गांव से जमीन से आपका सबसे पास का जो टाउन है जो भी सामान खरीदेगा उसके बदले में वो पैसा वगैरह देगा, और इस तरीके की चीजें, ज्यादा पैसे के चक्कर में अब आपका जो गांव के अलग अलग लोग हैं उनके बीच में कंपटीशन लग जाएगा अपना सामान बेचने के लिए टाउन वालों को, तो उससे टाउन वाले को थोड़ा सा दाम वगैरह में कमी मिलेगी। इस तरीके के नेक्सस वगैरह पूरा बना हुआ था। तो कैश वगैरह के फ्लो का जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पे पता चलता है गांव के अंदर वो है गांव और शहरों के बीच में जो आपका या गांव के बीच में और जो आसपास के जो शहर थे या टाउन्स वगैरह थे उनके बीच में जो व्यापार वगैरह हो रहा था उससे। चले, अगर आप मुगल हार्टलैंड की बात कर लेंगे, मुगलों के टाइम पीरियड की भी बात कर लेंगे, तो वहां पर भी जो है रेवेन्यू का असेसमेंट वगैरह पहले किया जाता था और उसके बाद में कलेक्शन उसका कैश में ही होता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांव वगैरह वाले अपना जो भी खेल खेल रहे थे, मगर अगर आप ये देखेंगे कि भाई मुगलों को कैसे आपका टैक्स पे करना है तो वो कैश में ही पे किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, सारा असेसमेंट वगैरह होता था और उसके बाद में कैश में आपका पेमेंट किया जाता था। आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फॉर एग्जांपल वीवर्स, रिसीव देयर एडवांसेस और वेजेस इन कैश एंड डिड प्रोड्यूस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। अब ये तो क्या, इसके अलावा आर्टिसंस वगैरह की क्या कहानी चल रही थी कि आर्टिसंस आपके एक्सपोर्ट मार्केट के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करते थे। एक्सपोर्ट मार्केट का मतलब क्या, आर्टिसंस ने बनाया, काश्तकारों ने बनाया, उनसे व्यापारियों ने खरीदा, व्यापारियों ने किसी और को भेजा और वो हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे सिल्क, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया। इनका काफ़ी बड़े लेवल पर जो है कमर्शियल प्रोडक्शन इनकी मदद से किया जाता था चीज़ों का। इसके लिए आपके वीवर्स वगैरह या जो दूसरे आर्टिसंस वगैरह हो गए, इनको पहले से जो है एडवांस में कैश वगैरह दिया जाता था और ये लोग फिर प्रोड्यूस करते थे। अब जितना कैश दिया गया उसके बाद जो और इनकी बची हुई आपकी जो रकम होती थी वो इनको दी जाती थी, इनसे सामान लिया जाता था और उसको बेचा जाता था। इस तरीके से जो है आपकी अलग अलग व्यवस्था वगैरह चल रही थी और इससे अपने को ये समझ में आता है कि विलेज इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही थी या विलेज इकोनॉमी अल्टीमेटली आपका जो टाउन वगैरह है उसके साथ में किस तरीके से जुड़ी हुई थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है अपने को समझ में आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने ये देखा कि आपका जो पंचायतें थी वो किस तरीके से कंडक्ट कर रही थी अपने आप को, पंचायतें कैसे चुनी जाती थी, पंचायतों का क्या फंक्शंस वगैरह होता था, और इससे रिलेटेड जो वेरियस अदर एस्पेक्ट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर ख़त्म किए हैं। नेक्स्ट अब अपना जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें ये देखेंगे कि गाँव में इस टाइम पीरियड में रूरल जब आपका जो सोसाइटी थी उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनके साथ में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, किस तरीके की परिस्थितियां उनकी बनी हुई थी। ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखकर आपका जो अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मगर आज का जो अपना सेशन है इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि वही बात, यहाँ पर आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के बाद में ये नहीं बोला जाता कि बचे हुए कोर्स के लिए आप कोई फीस वगैरह लो। आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो कोर्स है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे तो वैसे ही आपके सामने इस तरीके से एक पेज निकल कर आएगा। अब इस पर सारा का सारा कंटेंट जो यहाँ पर अवेलेबल है वो दिया हुआ है। CBSE इंग्लिश मीडियम में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा कंटेंट है। हिंदी मीडियम में सारा कंटेंट है। स्पोकन इंग्लिश का आपको कंटेंट मिल जाएगा, NTSC का मिल जाएगा, ओलंपियाड का मिल जाएगा, IIT JEE नीट और इसके अलावा भी जो वेरियस अदर एग्जामिनेशंस उनका कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जैसे आपने लेट से CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक किया तो क्लास 1 किंडरगार्टन और बाकी सारी क्लासेस वगैरह के नाम यहाँ पर निकल कर आएंगे। अब जिस भी क्लास का कंटेंट या सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए। लेट से आपने क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के फिर जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। अब अगर आपको कक्षा 12वीं का इतिहास पढ़ना है तो आप उस पर क्लिक करिए, ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप उस पर क्लिक करिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो उस पर क्लिक करिए, लीगल स्टडीज है तो उस पर क्लिक करिए। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, लेट से
आपने इतिहास पे क्लिक किया तो हिस्ट्री का फिर सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। सिलेबस ओवरव्यू, उसके बाद में आपका पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, वो सीक्वेंस में जमा हुआ है। और कई बार जो बच्चे शिकायत करते हैं कि भाई आपको कंटेंट वगैरह जो है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट वगैरह नहीं मिलती या ढूंढने में दिक्कत होती है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी नहीं होगी। यहाँ पे सब कुछ एकदम ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज किया गया है जिससे कि आपको सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे इफेक्टिवली देखने को मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे 12 लेक्चर्स हैं, पहला जो चैप्टर उसको 12 लेक्चर्स में कवर किया गया तो वो दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो 12 लेक्चर सीक्वेंस में खुलकर आ जाएंगे, आप उनको देखना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में पहला चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका सेकंड वाला जो थीम है या सेकंड चैप्टर है उसमें कितने लेक्चर्स हैं वो बताएं, तीसरा चौथा, इस तरीके से सारे के सारे ये आपका ऑर्गेनाइज्ड फैशन में अरेंज यहाँ पे किए गए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके लेक्चर्स खुल जाते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जितनी देर पढ़ना चाहें, जब तक पढ़ना चाहें आप कर सकते हैं और इस ज्ञान की मदद से फिर अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पर भी ये जिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जा रहा है आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरीके से आप फायदे में रहेंगे क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी खराब नहीं जाती। ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और उससे ज़्यादा बड़ा एम्पावरमेंट भी कोई नहीं होता। तो जितना हो सके उतना नॉलेज आप गेन करें, अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में बताएं, जहाँ तक हो सके इस मिशन को आगे बढ़ाइए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।